नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी समझने के लिए। तो हमने अभी तक कौन कौन से चैप्टर्स का रिवीजन किया था? टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई और उसके बाद चार्ज, ये सब चीजों में हमने समझा था कि वो सप्लाई कब होगी, किस दिन होगी और कब कौन टैक्स पे करेगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम बताने वाले हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई होती है तो वो कितनी वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना है। अब उसमें दो चीजें हैं। देखो, जब कोई भी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स इज इक्वल्स टू एक टैक्सेबल वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी जिसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स रेट। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? टैक्स। तो मतलब एक वैल्यू चाहिए और एक टैक्स रेट चाहिए। अब टैक्स रेट तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट एक लिस्ट दे देती है और एक लिस्ट में उसके सामने टैक्स लिखा होता है कि भाई इस गुड्स पे इतना टैक्स लगेगा, इस सर्विसेज पे इतना टैक्स लगेगा। तो टैक्स रेट तो फिक्स हो गई। तो अब हमें क्या डिटरमाइन करना होता है? टैक्सेबल वैल्यू। कितनी वैल्यू पे हमें टैक्स रेट लगानी है, उससे हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति टैक्स कम करना चाहता है तो वो टैक्स रेट के साथ तो प्ले नहीं कर सकता, बट वो क्या ट्राई करेगा? वो टैक्सेबल वैल्यू के साथ प्ले करने की ट्राई करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बना दिया वैल्यू ऑफ सप्लाई कि अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसमें जो आप टैक्सेबल वैल्यू यूज करोगे दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वो कैसे डिटरमाइन करना है वो गवर्नमेंट ने बता दिया, ताकि आपके पास उसे मैनिपुलेट करने का ज्यादा स्कोप ना रहे, ज्यादा स्कोप ना रहे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में इवैल्यूएट करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो किन दो लोगों के बीच में हो रही है। अगर वो दो लोग आपस में रिलेटेड पर्सन है, इसका मतलब वो क्या करेंगे, उस दोनों मिले जुले हो सकते हैं ना। देखो, अगर मेरे पास कोई सामान खरीदने कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो उसको तो मैं सामान उतने रुपए में ही दूंगा जितने में मैं नॉर्मली बेचता हूं, जिससे मेरा प्रॉफिट भी रिकवर हो जाए। बट अगर मान लो मेरे पास कोई मेरा जानकर व्यक्ति आ गया, मेरा रिलेटेड पर्सन आ गया, तो डेफिनेटली मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं? टैक्स कम करने के लिए वैल्यू को कम करने की कोशिश कर सकता हूं। तो ऐसे केस में मैं उसे प्राइस कम लगा दूंगा और बाकी का सेटलमेंट हम बाद में कर लेंगे, ये भी हो सकता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला कि पहले देखो दोनों पार्टी रिलेटेड पर्सन है क्या। अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब भाई जब मैंने गुड्स बेचा तो उसके बदले में मेरे को सारा का सारा पैसा मिला है। ऐसा नहीं कि मैंने गुड्स बेचा और कुछ तो पैसा मिल गया, कुछ अदर देन मनी फॉर्म में मिल गया। तो ऐसे केस में प्राइस के मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों केसेस नहीं है, मतलब रिलेटेड पर्सन भी नहीं है और प्राइस भी पूरा सोल कंसिडरेशन है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? उन दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जितना एक्चुअल में पैसा पे हुआ है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबर, उसे ही क्या मान लोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लोगे। हालांकि उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 एंड 3 का यूज करके कुछ चीजें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट ये कब होगा? अगर जिन दो व्यक्ति के बीच में सप्लाई हो रही है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो फेयर प्राइस पे हुआ होगा और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मान लो सर अगर रिलेटेड पर्सन हुए तो कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है? तो ऐसे केस में हमें भरोसा नहीं है, तो हमने एक रूल बता दिया, रूल 28, ठीक है, उसका यूज करेंगे। अगर मान लो सर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस के अलावा कुछ और भी मिल रहा है या फिर प्राइस मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में हम रूल 27 का यूज करेंगे। अगर मान लो प्रिंसिपल एजेंट होंगे तो हम रूल 29 का यूज करेंगे। और उसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस की नोटिफाइड सप्लाईज हैं, कुछ स्पेशल टाइप की नोटिफाइड सप्लाईज हैं जिनके लिए हम आगे के और भी रूल यूज करने वाले हैं, जहां पे बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, मेथड बताया गया है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर क्या है? सबसे पहले अगर अनरिलेटेड कस्टमर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन तो हम सेक्शन 15 का यूज करके ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट करके हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। अगर मान लो रिलेटेड पर्सन है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, नोटिफाइड सप्लाई है, प्रिंसिपल एजेंट है, तो हम आगे के वैल्यूएशन रूल्स का यूज करके हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अनरिलेटेड पर्सन है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सेक्शन 15 की, उसमें बोलता है कि भाई आप क्या करो? ट्रांजैक्शन वैल्यू लो, कितना एक्चुअल में प्राइस पे हुआ है या फिर पेबल है। मान लो अगर
उसी टाइम आपने पे कर दिया तो पे, और अगर आपने उधारी खरीदा तो पेबल। तो कितने में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर वो अनरिलेटेड पर्सन है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, हमें कुछ चीजों को तो इंक्लूड करना है, कुछ चीजों को रिड्यूस करना होगा। इंक्लूड किन किन चीजों को करना है, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, फॉलोइंग आइटम शैल बी एडेड टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन कौन से, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, सरचार्ज अदर देन जीएसटी। जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, या फिर कंपनसेशन सेस हो सकता है। इन सब को छोड़ के, इन टैक्सेस को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा टैक्स लग रहा है, कोई भी दूसरा ड्यूटी, सेस, सरचार्ज लग रहा है, तो उससे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। मान लीजिए अगर कोई एक्साइज ड्यूटी लग रही है, म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है, या अदर कोई टैक्स लग रहा है, अगर वो चार्ज किया गया है रेसिपिएंट से, सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज किया है वो टैक्स, तो उसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए तंबाकू है, अब तंबाकू जो प्रोडक्ट थे उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और पुराने टैक्सेस भी लगते हैं, एक्साइज भी लगता है। मान लो 20 लाख रुपीस का तंबाकू था, उसके ऊपर 10% की रेट से 2 लाख रुपीस क्या लग गया, एक्साइज लग गया, ठीक है। तो जीएसटी के लिए जब वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे तो 20 लाख होगा कि 22 लाख होगा, इट विल बी 22 लाख अगर चार्ज किया गया है कस्टमर से। अगर मान लो रेंट पे दिया गया, रेंट पे एक बिल्डिंग दी गई, ठीक है, उसके लिए 20 लाख रुपीस चार्ज किया गया रेंट, ठीक है। उसके साथ ही म्युनिसिपल टैक्स था जो 2 लाख रुपीस था, मान लीजिए 2 लाख रुपीस था, वो ओनर ने टेनेंट से चार्ज नहीं किया, उसने डायरेक्टली अपनी पॉकेट से किसको दे दिया, म्युनिसिपल अथॉरिटी को दे दिया, उसने कस्टमर से चार्ज नहीं किया, तो ऐसे केस में वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर वही म्युनिसिपल टैक्स जो उसने म्युनिसिपल कस्टमर को पे किया था, अगर वो कस्टमर से चार्ज कर लेता तो यस इट विल बिकम पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ये 22 लाख इसका वैल्यू सप्लाई हो जाता। कहने का मतलब अगर कोई भी जीएसटी के अलावा टैक्स है और वो कस्टमर से चार्ज किया गया है, तो ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। बट ध्यान रखना, टीसीएस को यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है एट सोर्स, इट इज अ मैकेनिज्म टू कलेक्ट द इनकम टैक्स एक्ट। ये खुद में अपना कोई टैक्स नहीं है, टीसीएस इज नॉट अ टैक्स इटसेल्फ, ये एक मैकेनिज्म है इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का। जब ये खुद में कोई टैक्स ही नहीं है तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो टीसीएस इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी डायरेक्टली बाय द रेसिपिएंट इफ सप्लायर वाज कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल टू प्रोवाइड दैट पार्ट ऑफ सप्लाई। समझो क्या बोला है कि मान लीजिए राम नाम का बंदा है, उसने अपने फैमिली का कोई फंक्शन कराना था, उसने कैटरिंग की सर्विसेज ली एबीसी लिमिटेड से, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, 20 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उसमें कैटरिंग में क्या है, एक तो फूड सर्व करेगा, एक जो प्लेस है वो बैंकेट हॉल वगैरह वो बुक करेगा, और उसके साथ ही जो गेस्ट आने वाले हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, एबीसी लिमिटेड की। अब एबीसी लिमिटेड वगैरह के पास कारें वारें नहीं थी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को अपॉइंट किया कि बॉस जो भी गेस्ट आने वाले हैं इस प्रोग्राम में वो आपको ट्रांसपोर्ट करके देने हैं, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब XYZ लिमिटेड उस चीज के लिए 2 लाख रुपीस चार्ज करेगा, 2 लाख रुपीस चार्ज करेगा। बट हमने तो ऑलरेडी एबीसी लिमिटेड को 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। अब क्या हुआ, XYZ लिमिटेड ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, गेस्ट को लाया लेके गया, तो उसने 2 लाख रुपीस किससे मांग लिए, राम से मांग लिए, ठीक है। तो इसको राम ने पे कर दिया 2 लाख रुपीस XYZ लिमिटेड को। पे किसको करने चाहिए थे, एबीसी लिमिटेड के द्वारा XYZ लिमिटेड को पे करने चाहिए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एबीसी लिमिटेड की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ऐसे केस में जब कोई सप्लाई प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की हो बट उसका पेमेंट रेसिपिएंट ने कर दिया हो, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है वो प्राइस। तो अब डेफिनेटली राम ने एबीसी लिमिटेड को कितना पैसा पे किया होगा, 18 लाख रुपीस पे किया होगा, क्योंकि 2 लाख रुपीस उसने XYZ लिमिटेड को पे कर दिया। तो अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 18 लाख रुपीस होगा, जितने में एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई है। देखो एबीसी लिमिटेड और राम के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, 18 लाख रुपीस का। तो क्या 18 लाख रुपीस वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, नहीं, इसमें ये 2 लाख रुपीस को भी ऐड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था 2 लाख रुपीस को इनकर करना, बट उसको पे किसने कर दिया, राम ने कर दिया, रेसिपिएंट ने कर दिया, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। बट मान लीजिए अगर यहां पे एबीसी लिमिटेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होता ट्रांसपोर्ट करके देना, तो इसका मतलब
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था, राम का ही था, और राम ने ही पे कर दिया XYZ लिमिटेड को, इसका मतलब फिर वो वैल्यू सप्लाई पे इंक्लूड नहीं होगा। अगर सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था तभी वो वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ मैंने। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं उसमें, मोल्ड्स एंड डाइज ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस। समझो, इसको समझो कि अगर मान लीजिए एप्पल इंक है, ठीक है, एप्पल इंक है, उसने आईफोन बनाने का जो ठेका दे रखा है वो किसको दे रखा है, फॉक्सकॉन को दे रखा है। फॉक्सकॉन को बोलेंगे हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, और इस एप्पल इंक को बोलेंगे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब फॉक्सकॉन बना के देता है इसको, आईफोन बना के देता है, इसके बदले में एप्पल इंक क्या करता है, इसको 2 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट करता है, 2 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट करके देता है। अब इसमें क्या है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि भाई जो सामान बना के देगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फॉक्सकॉन की है आईफोन बना के देने की। उसमें मोल्ड्स एंड डाइज, मोल्ड्स एंड डाइज हैं वो यूज भी होंगे, मोल्ड्स एंड डाइज भी यूज होंगे, वो भी कौन यूज करेगा, फॉक्सकॉन खुद के यूज करेगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर खुद के यूज करेगा मोल्ड्स एंड डाइज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फॉक्सकॉन की। अब यहां पे कौन, फॉक्सकॉन क्या है, सप्लायर, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और एप्पल इंक क्या है, रेसिपिएंट। अब वो मोल्ड्स एंड डाइज यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ, एप्पल इंक के पास मोल्ड्स एंड डाइज पड़े थे, एप्पल इंक के पास मोल्ड्स एंड डाइज पड़े थे, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दे दिए, फॉक्सकॉन को दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉक्सकॉन को दे दिए। तो सर अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, मान लो वो जो वैल्यू थी उनकी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं उनकी वैल्यू 20 लाख रुपीस थी। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो 2 करोड़ रुपीस का एक्चुअल में उनके अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है वो होगा, या फिर ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइड किए गए हैं क्या ये भी इंक्लूड होगा। तो समझो यहां पे मोल्ड्स एंड डाइज यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की थी, बट उसको किसने कर दिया, रेसिपिएंट ने कर दिया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो इस 20 लाख को भी क्या कर दिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना दिया जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो 2.2 करोड़ हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉक्सकॉन का सिर्फ बना के देने का था, एप्पल इंक ही उसको मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइड करने वाला था, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसका मतलब जो प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, एप्पल इंक की थी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की थी, और उसने प्रोवाइड करा दिया, तो फिर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ ही रहेगी। ठीक है, ये बात समझो। So molds and dyes etc provided by original equipment manufacturer to component manufacturer on free of cost basis। तो ऐसे केस में अगर component manufacturer is liable to use its own molds and dyes, तो ऐसे केस में उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। अगर OEM लाइबल था, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लाइबल था मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आपके सप्लायर ने बोला, आपने कोई गुड्स परचेज करे, कोई गुड्स परचेज करे, सप्लायर ने बोला कि भैया गुड्स अगर आप परचेज करोगे तो मैं आपके यहां पे पहुंचा के दूंगा, इसे बोलते हैं फ्री ऑन रिसीट बेसिस, FOR बेसिस पे। ठीक है, तो FOR बेसिस में आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। तो इसका मतलब अगर सप्लायर ने मान लो गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाया किसी GTA से, ठीक है, तो जो भी पैसा इनकर किया है सप्लायर ने, ठीक है, तो ऐसे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सप्लायर की। बट मान लो उस GTA को पैसा दे दिया रेसिपिएंट ने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, पैसा रेसिपिएंट ने दे दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो इस कॉस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना लिया जाएगा। उसके अलावा इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। देखो, पेड बाय रेसिपिएंट एंड सप्लायर इज लायबल टू प्रोवाइड डिलीवरी शैल बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा कॉस्ट हो सकता है कि भाई सप्लायर ने खुद ने पे कर दिया हो इस GTA को, सप्लायर ने खुद ने पे कर दिया हो, तो ऐसे केस में, और वो पैसा चार्ज कर लिया हो रेसिपिएंट से, तो अगर कोई पैसा सप्लायर ने खर्च किया और वो चार्ज कर लिया किससे, कस्टमर से, तो भी वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। गुड्स के साथ साथ क्या दी गई है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, तो पूरी सप्लाई पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब समझो कि अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की थी, सप्लायर ने बोला भाई मैं तो एक्स फैक्ट्री बेसिस पे बेचूंगा, मैं तो फैक्ट्री में माल दे दूंगा, वहां से उठा के लेके जाना रेसिपिएंट की जिम्मेवारी। तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट ने पे किया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की नहीं थी, सप्लायर की नहीं थी। ठीक है, तो अब अपने को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि भाई अगर कोई पेमेंट की गई है थर्ड पार्टी को रेसिपिएंट के द्वारा, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, सप्लायर, तो ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा।
उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज। अगर कोई भी खर्चा हुआ है उस सप्लाई को लेके, मान लो वो सप्लाई करवाई गई, उसके लिए मैंने बोला कि भैया मुझे गुड्स अच्छे तरीके से पैक करके दो, उसके लिए आप 50,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना, तो वो 50,000 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो एनीथिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को इनकर हो रहे हैं जो चार्ज किए गए हैं रेसिपिएंट से, जैसे पैकिंग एक्सपेंस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, लोडिंग हो सकता है, ये सारे खर्चे अगर चार्ज किए गए हैं कस्टमर से तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएंगे। अगर मान लीजिए सप्लायर ने कोई काम किया डिलीवरी देने से पहले जिसके लिए पैसा चार्ज किया गया कस्टमर से, मान लो एक फर्नीचर खरीदने गया और मुझे उस फर्नीचर में कोई मॉडिफिकेशन करवाना था, तो सप्लायर ने बोला ठीक है आपको सप्लाई से पहले मॉडिफिकेशन करके दे देंगे, उसके लिए पैसा लगेगा एक्स्ट्रा, या कस्टमाइजेशन करना था कस्टमाइजेशन का पैसा लगेगा, तो ऐसे केस में जो पैसा चार्ज किया गया है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो अगर कोई मॉडिफिकेशन चार्ज, कस्टमाइजेशन, इंस्पेक्शन चार्ज वगैरह अगर चार्ज किया गया है रेसिपिएंट से, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब अगर कोई भी खर्चा रेसिपिएंट से चार्ज कर लिया ना तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। अब मान लीजिए आपने कोई सप्लाई किया, समझो आपने मान लीजिए 10 लाख रुपीस का कोई गुड्स सेल किया, ठीक है, सप्लायर ने सेल किया रेसिपिएंट को। अब ये 10 लाख रुपीस का जो पेमेंट करना था वो 2 मंथ में करना था, अगर 2 मंथ में नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट देना था। अब इन्होंने मान लो 2 मंथ में पेमेंट नहीं किया तो अब इनको 20,000 क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ऐसे केस में आपने 10 लाख रुपीस का क्या किया है, सेल ऑफ गुड्स किया है। कब किया है, मान लो 1 अगस्त को, 1 अगस्त को 2024 को, ठीक है। बट इसका पेमेंट कब किया आपने, 1 नवंबर 2024 को, जिसमें आपने 20,000 इंटरेस्ट और पे किया है, ठीक है। अब समझो कि जो ये 20,000 रुपीस का जो आपने इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी पे किया है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ दिस मेन सप्लाई। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई डिपॉजिट है, कोई एडवांस है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो तो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। बट यहां पे लोन वगैरह नहीं दिया हुआ, यहां पे एक मेन सप्लाई है जिसका पेमेंट डिले करने की वजह से क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो यहां पे 10 लाख रुपीस पे जो आप 20,000 इंटरेस्ट दोगे वो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। बट मान लो इस सप्लायर और रेसिपिएंट के रिलेशन अच्छे थे, तो रेसिपिएंट ने बोला कि भैया मेरा इंटरेस्ट माफ कर दो, तो सप्लायर ने ये इंटरेस्ट क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो ऐसे केस में अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाता है, लग तो रहा है पर वेव ऑफ हो जाता है, वो लेता ही नहीं है इंटरेस्ट उससे, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो इंटरेस्ट तभी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा अगर वो एक्चुअल में रिकवर किया गया है, वरना वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, अब जो 10 लाख रुपीस का गुड्स सेल हुआ है वो कब हुआ है, अगस्त मंथ में, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाता है, अगस्त मंथ में हो जाता है, करेक्ट। अब जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कब हुआ है, 1 नवंबर को, तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट का वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो कब होगा, हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी अगर किसी मेन सप्लाई के लिए रिसीव हुआ है तो जब रिसीव होता है तब उसका वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, नवंबर में होगा 2024, ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अगस्त में सप्लाई कितनी है तो वो 10 लाख है, अगर आपसे पूछे नवंबर में सप्लाई कितनी है तो 20,000 है। बट अगर पूछे कि आपसे इस ट्रांजैक्शन की सप्लाई क्या है, कोई मंथ स्पेसिफाई नहीं करता, तो ऐसे केस में 10 लाख प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 10,20,000 हो जाएगा। अब सर मुझे बताओ, क्या सर सप्लाई ऑफ गुड्स पे मान लो 5% की टैक्स रेट है और इंटरेस्ट पे है मान लो 18%, तो सर 10 लाख पे 5% और इंटरेस्ट पे 18% लगेगा? नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई है। आपने मेन सप्लाई किया, उसके साथ इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट भी उस सप्लाई का पार्ट बन जाता है। मेन सप्लाई बीइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जिसके लिए आपको डिले पेमेंट आया है, तो जो मेन सप्लाई पे टैक्स रेट लगेगी वही पूरे अमाउंट पे लगेगी। अगर गुड्स पे 5% है तो पूरे टोटल 10,20,000 पे 5% की क्या लग जाएगी, टैक्स रेट लग जाएगी और टैक्स कैलकुलेट होगा। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद समझो, ओनली इफ एक्चुअली रिकवर्ड, तभी आपसे इसको वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनाएंगे। अगर वेव ऑफ हो गया तो ये वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। कंपोजिट सप्लाई है, मेन सप्लाई की जो टैक्स रेट है वही इस पे भी एप्लीकेबल होगी। पर एक बात समझना, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ 20,000, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 20,000 के अंदर आपका टैक्स भी इंक्लूड है, इस 20,000 में टैक्स भी इंक्लूड है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स,
तो बात ही खत्म हो जाती है, इसमें टैक्स नहीं है। बट अगर नहीं लिखता है तो हम इसे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानेंगे, और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानेंगे तो 20,000 में से टैक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो मान लो इस पे टैक्स रेट एप्लीकेबल है 12% मेन सप्लाई पे, तो इसमें से टैक्स कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंटरेस्ट का। भाई इसमें से टैक्स रिमूव कर दिया, 100 आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो उसे कैसे करेंगे? इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स रेट इनटू 100, आपका एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी में। अब इसमें एक स्पेशल केस क्या है? इसमें एक स्पेशल केस क्या है? मान लीजिए प्रिंसिपल ने कोई ट्रांजैक्शन किया है, एजेंट के थ्रू कस्टमर को गुड्स सेल किया है, और ये एजेंट क्या है? डेल क्रेड एजेंट है। डेल क्रेड एजेंट है। डेल क्रेड एजेंट कौन होता है? भाई ऐसा एजेंट जब कोई वो सप्लाई करवाता है उसके थ्रू, तो वो इंश्योर करता है कि सप्लायर को टाइमली पेमेंट मिल जाए। अब जब प्रिंसिपल ने माल बेचा कस्टमर को, तो अगर कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो ये जो डेल क्रेड एजेंट है ना, ये इसको टाइमली पेमेंट कर देगा प्रिंसिपल को, कस्टमर करे ना करे। ठीक है, तो ऐसे केस में एजेंट बाद में क्या करेगा? कस्टमर से पैसा रिकवर करेगा, और जब कस्टमर से पैसा रिकवर करेगा तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा कस्टमर से, वो डेल क्रेड एजेंट। तो हमें देखना है कि जो डेल क्रेड एजेंट ने इंटरेस्ट चार्ज किया कस्टमर से, क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। तो उसके लिए दो चीजें समझनी है अपने को। सबसे पहले कि भाई वो ट्रांजैक्शन किस टाइप की है। भाई प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर को इनवॉइस किया है क्या? क्या प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर को इनवॉइस किया है, या फिर प्रिंसिपल ने पहले एजेंट को इनवॉइस किया और एजेंट ने आगे कस्टमर को इनवॉइस किया है? ठीक है, अब जब प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर को इनवॉइस करता है तो ये शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन नहीं होती। इसमें एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई लेना देना नहीं है, ना ही एजेंट और कस्टमर के बीच में गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। अब समझो, अगर मान लो शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन है, पहले ये चेक करना है। अगर शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब प्रिंसिपल ने पहले एजेंट को इनवॉइस किया है, फिर एजेंट ने खुद का इनवॉइस इशू किया है कस्टमर को। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या ट्रांजैक्शन होगी? भाई प्रिंसिपल ने पहले एजेंट को सप्लाई किया होगा गुड्स, फिर एजेंट ने कस्टमर को सप्लाई किया होगा गुड्स, और एजेंट ने प्रिंसिपल से कमीशन चार्ज किया होगा ये सेल करवाने का। और क्योंकि कस्टमर ने डिले पेमेंट किया है तो कस्टमर से इसने इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा एजेंट ने। तो अगर एजेंट और कस्टमर के बीच में देखा जाए तो एजेंट ने सबसे पहले क्या किया? सप्लाई ऑफ गुड्स किया, जिसके डिले पेमेंट की वजह से इसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब एजेंट ने मेन सप्लाई से रिलेटेड क्या लिया है? इंटरेस्ट लिया है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। बट अगर दूसरे सिनेरियो में देखें जहां पे एजेंट ने कस्टमर को माल सेल नहीं किया, एजेंट ने सिर्फ कस्टमर ढूंढ के दिया और प्रिंसिपल ने डायरेक्टली किसको इनवॉइस कर दिया? कस्टमर को कर दिया। इसका मतलब ये शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन नहीं होती तो क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है? प्रिंसिपल पहले कस्टमर को सेल करता है, एजेंट प्रिंसिपल को क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है भाई एजेंसी सर्विसेज के लिए, और एजेंट कस्टमर से क्या रिकवर करता है? इंटरेस्ट रिकवर करता है। तो बताओ, एजेंट ने क्या कोई मेन सप्लाई करी है कस्टमर को? कोई गुड सप्लाई किया है? नहीं किया है, क्योंकि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर दिया है। तो फिर जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली किसके लिए है? उसने कोई लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, भाई तूने डिले पेमेंट किया तो उसके लिए मैंने तेरे से इंटरेस्ट रिकवर किया, पर उसके बदले में कोई मेन सप्लाई तो करी नहीं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट है, वो किसी लोन फैसिलिटी के लिए इंटरेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो क्रक्स क्या है कि अगर डेल क्रेड एजेंट ने शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन है, वो खुद का इनवॉइस इशू करता है, तो जो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया कस्टमर से वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर वो खुद का इनवॉइस इशू नहीं करता है तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया कस्टमर से वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद 6 पॉइंट, सब्सिडी अगर रिसीव होती है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगी। अगर सब्सिडी रिसीव हुई है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, एंड वो डायरेक्टली प्राइस से लिंक है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव होती है तो उसे कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। दूसरी चीज, अगर सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है तभी उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाया जाएगा। फॉर लेट्स से मैं कोई बुक बेचता हूं XYZ पब्लिशर्स, ठीक है, XYZ पब्लिशर एक बुक बेचता है 500 रुपीज की। अब इनके पास एक एनजीओ आया, एनजीओ ने बोला कि आप इस गुड्स को जब भी बेचोगे ये बच्चों के लिए अच्छी है, तो हम आपको पर गुड्स की सेल पे 200 रुपीज देंगे। तो XYZ लिमिटेड ने इसका प्राइस क्या कर दिया? 300 कर दिया, क्योंकि 200 रुपीज एनजीओ से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो
प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है। ये सब्सिडी से डायरेक्टली प्राइस क्या होते हैं, इंपैक्ट होते हैं। तो जब भी प्राइस लिंक्ड सब्सिडी होगी, अब देखा जाए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है 300 रुपीज जब भी बुक सेल कर रहा है, बट उससे 200 रुपीज की सब्सिडी मिल रही है एनजीओ से, तो इसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाया जाएगा और 500 रुपीज पे टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए यही सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होती है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही होती, तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 300 होता, ये 200 को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाता। इसका एग्जांपल भाई देखो, जो कैंटीन में कोई कॉर्पोरेट है, उसमें कैंटीन में कोई लंच मिलता है एम्प्लॉइज को, तो मान लो आधा खर्चा कंपनी उठाती है, आधा खर्चा एम्प्लॉइज से चार्ज किया जाता है। मान लो 60 रुपीज की प्लेट है, 30 रुपीज एम्प्लॉइज से लिए जाते हैं, 30 रुपीज कंपनी बियर करती है, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब मान लो इंदिरा रसोई है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें लोगों को 5 रुपए की थाली में खाना दिया जाता है, तो अब उसके लिए 5 रुपए की थाली तो लोगों से चार्ज किया जाता है, बट उसके लिए 50 रुपीज मान लो गवर्नमेंट देती है, तो वहां पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 5 रुपीज ही होगी, 50 को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कराई है। उसके साथ ही ध्यान रखना सब्सिडी प्राइस लिंक्ड होनी चाहिए। अगर सब्सिडी प्राइस लिंक्ड नहीं है तो भी उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी कि भाई आपको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं, तो यहां पे किसी प्राइस से लिंक तो नहीं है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। अगर कोई प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए अगर सब्सिडी दी गई है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। एक और बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कैसे डील करना है सब्सिडी को। सर क्वेश्चन में सब्सिडी को कैसे डील करना है, अगर क्वेश्चन में यह दिया गया है कि जो प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, दैट इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, या फिर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, आपको सिंपल दे रखा है, प्राइस दे रखा है और सब्सिडी दे रखा है, तब भी हम यही मान के चलेंगे कि भाई प्राइस जो है वो आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है। तो कैसे डील करेंगे भाई, इसका मतलब है कि उसे कहीं और से 200 रुपए मिल रहे थे, इसलिए उसने अपना प्राइस क्या रख लिया 300 रुपीज रख लिया। इसका मतलब उसने जो प्राइस दे रखा है वो सब्सिडी को रिमूव करके दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो हमें भी उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट तो बनाना नहीं था उस सब्सिडी को, और वो ऑलरेडी उस प्राइस में है भी नहीं, तो इसका मतलब हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वही सब्सिडी मिली है फ्रॉम अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस में से वो सब्सिडी को ऑलरेडी हटा दिया गया है, बट हमें उस सब्सिडी को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाना है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो अगर सब्सिडी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से है तो कोई फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, अगर अदर देन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से तो एड बैक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि वैल्यू इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि विदाउट कंसीडरिंग सब्सिडी, तब बात अलग है, तब बात अलग है, फिर यहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और सर्कुलर बताता हूं, एक सर्कुलर बताता हूं कि भाई जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, रुपए डेबिट कार्ड यूज करते हो या भीम यूपीआई यूज करते हो, ठीक है। जब आप कोई भी यूपीआई या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो बैंक आपकी वो ट्रांजैक्शन करवाता है। अब बैंक ट्रांजैक्शन करवाता है तो उसके लिए आपके इससे क्या लेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा। पर गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा मिले, तो गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक भाई आप किसी से भी रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज नहीं करोगे, जो प्राइस बैंक चार्ज कर रहा था। तो गवर्नमेंट बोला कि उसके बदले में हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया बैंक्स को कि बॉस आप कुछ भी पैसा चार्ज मत करना कस्टमर से। तो ये क्या हो गया, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी हो गया, बट किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, इसलिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, और जो इंसेंटिव बैंक को दिया जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीजें इंक्लूड करनी है। क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है भाई, सबसे पहले एक तो टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, सरचार्ज एटसेट्रा अदर देन जीएसटी। उसके बाद अगर कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया जहां पे सप्लायर रिस्पॉन्सिबल था बट पेमेंट रेसिपिएंट ने कर दिया। और थर्ड पॉइंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अगर कोई चार्ज किए गए कस्टमर से, कोई कस्टमाइजेशन वगैरह किया गया, एनी अमाउंट चार्ज बिफोर सप्लाई फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह। उसके बाद सब्सिडी अगर वो प्राइस लिंक्ड है एंड अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा देते हैं वो वैसे भी कंसिडरेशन नहीं होता, तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। ये हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया इंक्लूजन का, कि अगर भाई अनरिलेटेड कस्टमर है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगा उसमें ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी।
अब कौन कौन सी चीजें इसमें से रिमूव करनी पड़ेंगी वो बात करते हैं। कि मान लो मैं किसी दुकानदार के पास गया और मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा। अब उसमें से उसने मुझे 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो सर टैक्स 10,000 पे लगेगा या 8,000 पे लगेगा? तो यहां पे जो एक्सक्लूजन की बात आती है ना, वो डिस्काउंट के बारे में आती है, डिस्काउंट के बारे में आती है। तो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है कि भाई जो सप्लाई हुई, सप्लाई होने से पहले या तो डिस्काउंट दे दिया गया, या जब सप्लाई की जा रही थी तभी डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब आपने सप्लाई होने से पहले या तो डिस्काउंट दे दिया, या जब सप्लाई की जा रही थी तब आपने डिस्काउंट दे दिया। उसे क्या बोलेंगे? प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट। अब मान लीजिए कोई ऐसा डिस्काउंट है जो आपने सप्लाई होने के बाद दिया है, सप्लाई हो चुका है उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। इसके एग्जांपल भी बात करेंगे। प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट की अगर बात करें तो जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपने अगर मान लो 2 चीजें खरीदी तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई जब आप सामान खरीद रहे हो तभी मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट। मैंने बोला आप सामान खरीदोगे आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जिस टाइम में सामान बेच रहा था उसी टाइम मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। मैंने बोला आप इमीडिएटली पेमेंट कर दो, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं, तो वो भी क्या हो गया? प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट। मतलब आपने डिस्काउंट सप्लाई कंप्लीट होने से पहले दे दिया। तो ऐसे डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड आपने जो डिस्काउंट दिया गया है वो बिफोर मेकिंग सप्लाई और ऑन मेकिंग सप्लाई, एंड वो डिस्काउंट आपने इनवॉइस में दिखाया है। मान लीजिए आपने 10,000 का सामान बेचा, तो आपने इनवॉइस में लिखा प्राइस 10,000 माइनस डिस्काउंट 1,000 एंड नेट 9,000। तो ऐसे केस में आपका जो जीएसटी लगेगा वो 9,000 पे लगेगा। अब मान लो आपने इनवॉइस पे नहीं दिखाया, आपने इनवॉइस पे डिस्काउंट नहीं दिखाया, आपने इनवॉइस पे 10,000 ही दिखाया, बट आपने पेमेंट लेते टाइम 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, 9,000 रुपीज ले लिया। इसका मतलब आपने इनवॉइस पे अगर शो नहीं किया तो पूरे 10,000 पे जीएसटी लगेगा, डिस्काउंट और वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ये तो है प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट। अब बात करते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की। भाई सप्लाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है। सप्लाई कंप्लीट हो चुका है, हमने गुड्स डिलीवर कर दिए, पेमेंट वगैरह रिसीव हो गया, उसके बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या इसे वैल्यू सप्लाई में से लेस किया जाएगा? तो यहां पे बोला पहले तो कौन कौन से आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट होते हैं। एक तो मान लो कि हमने बोला कि भैया अगर आपने पेमेंट करने आए 2 महीने बाद, मैंने सप्लाई कर दिया, आप 2 महीने बाद पेमेंट करने आए, जब पेमेंट करने आए तब आपने बोला कि मुझे 5% डिस्काउंट दो, तो मैंने आपको दे दिया, तो ये क्या हो गया? सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट मिला है। या फिर मान लो मैंने बोला कि आप अगर 2 महीने में आप 1,000 प्रोडक्ट बेच दोगे, 1,000 प्रोडक्ट बेच दोगे, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, और आपने 2 मंथ्स में 1,000 प्रोडक्ट बेच दिए, तो जब मैंने सप्लाई किया तब डिस्काउंट दिया? नहीं, बाद में जब आपने सेल कर दिया 2 महीने बाद 1,000 से ज्यादा, तब मैंने आपको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो ये क्या है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। ये सप्लाई होने के बाद दिया गया डिस्काउंट है। सो ऐसे केस में क्या ये वैल्यू सप्लाई में से रिड्यूस किए जाएंगे? समझो, तो ये रिड्यूस किए जाएंगे अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है। 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी कि डिस्काउंट जो होना चाहिए वो एज पर टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब मैं सप्लाई कर रहा था मैंने तभी बोल दिया कि बॉस अगर तुम 1,000 प्रोडक्ट से ज्यादा सेल कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा। इसका मतलब जो डिस्काउंट के टर्म्स थे वो जिस टाइम मैंने सप्लाई किया वो तभी एग्जिस्ट करते थे। अगर मान लो मैंने कुछ नहीं बोला और बाद में जाके 10% डिस्काउंट दे दिया तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब आपने सप्लाई किया था डिस्काउंट के टर्म्स आपने तभी डिसाइड कर लिए थे। दूसरी बात, डिस्काउंट को लिंक किया जा सकता है इनवॉइसेस से, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्काउंट दिया गया है वो किस इनवॉइस के लिए डिस्काउंट दिया गया, आपने कौन सी सेल करी थी जिसके लिए डिस्काउंट दिया है। थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनेट आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। ये क्या बात है सर? कि मान लो किसी सप्लायर ने 1 लाख रुपीस का सप्लाई किया, इसके ऊपर 18,000 टैक्स पे किया होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास क्या चला गया होगा? 18,000 रुपीस का रेवेन्यू चला गया होगा। अब रेसिपिएंट ने क्या किया होगा? रेसिपिएंट ने इस 18,000 का क्या ले लिया होगा? आईटीसी ले लिया होगा। तो गवर्नमेंट से उसने 18,000 वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या आया? 0।
अब मान लो कि बाद में सप्लायर ने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर गवर्नमेंट को बोलेगा बॉस बॉस मेरा 1 लाख रुपीस नहीं था सप्लाई, मेरा तो 90,000 ही था, मैंने 10,000 डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा टैक्स था वो 16,200 ही बनता था, तो मुझे क्या करो, मैंने 18,000 पे कर दिया, तो मुझे क्या कर दो, 1,800 रुपीज रिटर्न कर दो। तो गवर्नमेंट बोलेगी यार मेरे पास तो कुछ आया नहीं, मैं तुझे 1,800 रुपीज वापस कैसे कर दूं? तो गवर्नमेंट बोलेगी तूने 18,000 टैक्स पे किया था, तो सामने वाले ने 18,000 आईटीसी ले लिया था, और अगर तू बोल रहा है कि 16,200 तेरा टैक्स बनता था, तो इसका मतलब सामने वाले को आईटीसी भी कितना लेना चाहिए? 16,200। तो ऐसे केस में अगर सामने वाला 1,800 का आईटीसी रिवर्स करेगा तभी तुझे क्या मिलेगा? टैक्स का रिफंड मिलेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि जो रेसिपिएंट ने परचेज किया है अगर वो आईटीसी रिवर्स करेगा तभी जो सप्लायर है उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम किया जाएगा। तो यहां पे क्या बोला? प्रोपोर्शनेट आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने तीनों कंडीशन फुलफिल करी हैं तो जाके आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इस डिस्काउंट को कम किया जाएगा, अगर वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। प्री सप्लाई डिस्काउंट तो आपको इनवॉइस पे दिखाना है, आपको अलाउ कर दिया जाएगा, बट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में से तभी कम किया जाएगा अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन डिस्काउंट एज पर टर्म्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था जब आपने सप्लाई किया था। सेकंड, डिस्काउंट को लिंक किया जा सकता है इनवॉइसेस से। थर्ड, प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया, तभी आपको डिस्काउंट लेस करने को मिलेगा। ठीक है, अब करंटली ये आइडिया नहीं लग पाता कि भाई सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया है कि नहीं किया है। तो ऐसे केस में मान लो टैक्स ऑफिसर आके पूछे कि भाई तूने वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम कर दिया, रेसिपिएंट ने तो आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो ऐसे केस में आप उसे क्या प्रूफ दोगे कि रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर दिया? तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका टैक्स इन्वॉल्व 5 लाख रुपीस तक है तो आप रेसिपिएंट से क्या ले लेना? डिक्लेरेशन ले लेना कि भाई उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया। अगर आपका टैक्स इन्वॉल्व 5 लाख से ज्यादा है पर फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में आप क्या करना? सीएसीएमए से सर्टिफिकेट लेना कि रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर दिया है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नो क्लेम बोनस, एक और चीज बताता हूं इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनी से जब इंश्योरेंस करवाते हो तो आपने अगर करंट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर दिया जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? नो क्लेम बोनस। कि मतलब आपने जब नया इंश्योरेंस लिया तो पिछले इंश्योरेंस में अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया था तो कंपनी को लगता है कि आपका रिस्क कम है, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया गया। तो वो जो डिस्काउंट दिया गया है जब आप नई पॉलिसी लेने गए थे तभी दे दिया गया और इनवॉइस में शो कर दिया गया, तो ऐसे केस में वो नो क्लेम बोनस जो पे किया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उससे डिस्काउंट दिया गया है वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑन सप्लाई डिस्काउंट है। ऑन सप्लाई डिस्काउंट है, जब आप नई पॉलिसी लेने गए थे तभी पता था, तो प्री सप्लाई डिस्काउंट है, रिकॉर्ड कर दिया इनवॉइस में, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? नेट ऑफ रिड्यूसिंग एनसीबी। तो नो क्लेम बोनस रिड्यूस करके जो प्रीमियम बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 15। तो इसमें से क्या हो गया? सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन प्राइस ली। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी? जो एक्चुअल प्राइस और पे हुआ है या पेबल है, ठीक है। उसमें हमने कुछ इंक्लूजन्स ऐड करे, जो 6 इंक्लूजन्स की बात करी हमने, और उसमें से हमने एक डिडक्ट कर दिया गया, क्या? डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आया दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? रेट ऑफ टैक्स लगाना है और आपका क्या आ जाएगा? टैक्स अमाउंट आ जाएगा। नॉर्मल केसेस में कब जब दोनों पर्सन जो है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। दूसरा देयर इज प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं। अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कैसे करें सर वैल्यू ऑफ सप्लाई? उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स। तो बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहले रूल 27 काम में आएगा जब आपका प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, मतलब आपने कोई सामान बेचा, मान लीजिए आपने फर्नीचर बेचा, ठीक है। फर्नीचर के बदले में आपको क्या मिला? 50,000 रुपीज मिले, प्लस आपको एक टेलीविजन मिला। इसका मतलब आपने जो फर्नीचर सेल किया है उसके बदले में पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन है वो मनी फॉर्म में नहीं है, पार्शली मनी फॉर्म में है, पार्शली नॉन मनी फॉर्म में है। या फिर आपने फर्नीचर बेचा तो उसके बदले में आपको कोई दूसरा फर्नीचर मिल गया,
तो यहां पे मनी भी नहीं है, तो ऐसे केस में कौन सा रूल काम में आएगा? रूल 27 काम में आएगा, जब बार्टर या एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होगी। इवन शेड्यूल 1 में हमने बात करी थी कि अगर आपको बिजनेस एसेट है, परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तो भले ही वहां पे कंसिडरेशन ना हो तो भी उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो भैया टैक्स कितनी वैल्यू पे लगाएं? तो वो डिटरमाइन होगा रूल 27 से। रूल 28 क्या बोलता है कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसे डील किया जाएगा रूल 28 से। रूल 28 के भी दो पार्ट हैं, एक है सब रूल 21, सब रूल 28 सब रूल 1। इसमें क्या होगा कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी के अलावा अगर कोई भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड की गई है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई किससे डिटरमाइन होगी? रूल 28 सब रूल 1 से। अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो ऐसे केस में कौन से रूल से डिटरमाइन होगा? 28 सब रूल 2। ठीक है, अब ये क्या होती है ये भी बात करेंगे। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऐसे केस में कौन सा रूल लगेगा? रूल 29 लगेगा। ध्यान रखना, गुड्स का अगर ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब सर अगर सोल एजेंट है तो सोल एजेंट रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, तो वहां पे क्या लग जाएगा? रूल 28 सब रूल 1 लग जाएगा। अगर नॉर्मल एजेंट है तभी रूल 29 लगेगा, अगर सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो रूल 28 सब रूल 1 लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रूल का पता लग गया कब कब यूज करने हैं। अब इन रूल्स को यूज करेंगे अलोंग विद रूल 30, 31, कि जब हम रूल 27, 28, 29 से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब हमारे क्या काम आएंगे? रूल 30 काम में आएगा। कैसे? वो बोलेगा कि भैया जितनी कॉस्ट लगी है ना उसमें अपना मार्जिन ऐड करके क्या निकाल लो? वैल्यू निकाल लो। तो कॉस्ट प्लस 110%, कॉस्ट इंटू 110% क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। रूल 31 क्या बोलता है? मान लो किसी भी रूल से आपकी वैल्यू नहीं निकल रही तो आप बेस्ट जजमेंट लगा के क्या करो? रूल 31 से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। पर ध्यान रखना, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, ध्यान रखना अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको सबसे पहले 27, 28, 29 रूल का यूज करना है। नहीं हो पा रहा तो रूल 30 का यूज करना है, और रूल 30 में भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तब जाके आप कौन सा रूल यूज करोगे? रूल 31 यूज करोगे। बट अगर सर्विसेज का केस है तो आप डायरेक्टली रूल 31 यूज कर सकते हो, आपको रूल 30 यूज करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो बाकी के रूल्स अपन बाद में करते हैं, पहले इन रूल्स को समझते हैं कि ये रूल्स क्या मेथड बताते हैं प्राइस डिटरमाइन करने का। सबसे पहले बात करें रूल 27 की। रूल 27 की ये कब काम में आता है? जब आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो पूरा मनी फॉर्म में नहीं होती। मान लीजिए आपने फर्नीचर सेल किया और फर्नीचर के बदले में आपको क्या मिल गया? समझो आपने फर्नीचर सेल किया, यहां पे सप्लायर, यहां पे रेसिपिएंट, और उसके बदले में आपको कुछ तो पैसा मिल गया 50,000 रुपीज, और प्लस आपको क्या मिल गया? एक टेलीविजन मिल गया। तो ऐसे केस में क्या फर्नीचर के बदले में पूरा मनी मिला है? नहीं मिला। तो इसका मतलब यहां पे क्या लग जाएगा? रूल 27 लग जाएगा। रूल 27 से हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। अब सर रूल 27 क्या मेथड बताता है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का? तो रूल 27 ने बोला सबसे पहले आप क्या देखोगे? ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू, आपने जो फर्नीचर बेचा है उसका अगर नॉर्मल मार्केट में आप बेचते तो कितने में बिकता? दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू, आप वो लोगे। अगर मान लीजिए ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप कहां जाओगे? तो आपको सेकंड मेथड यूज करना है। क्या? कंसिडरेशन इन मनी। जितना पैसा आपको मनी फॉर्म में मिला वो ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए जो आपको नॉन मनी कंसिडरेशन मिली है उसका मनी इक्विवेलेंट। तो जो आपने फर्नीचर का, या तो सबसे पहले देखिए ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ये ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है फर्नीचर का तो आपको 50,000 लेना है, प्लस टेलीविजन का आपको क्या निकालना है? मनी वैल्यू निकालना है, और इन दोनों को ऐड कर देना है। वो आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे 50,000 ये, और मान लो टेलीविजन का वैल्यू 20,000 है, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 70,000 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो ये भी अवेलेबल नहीं है, अगर मान लो आपको नॉन मनी जो कंसीडरेशन है उसका मनी वैल्यू नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे केस में आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले लीजिए। मतलब आपने जो फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर जैसा ही कोई दूसरा फर्नीचर मार्केट में बिक रहा होगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी का, उसका सेम फंक्शन है, सेम अपीयरेंस है, तो ऐसे केस में उसका वैल्यू देख लीजिए। अगर उसका वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो आप क्या ले लेना? वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। बट
अगर मान लो वो भी अवेलेबल नहीं है, अगर मान लो वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको कंसिडरेशन इन मनी लेना है, दैट इज 50,000 प्लस जो टेलीविजन है, टेलीविजन का मनी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे सर, रूल 30-31 से, रूल 30 और 31 से। रूल 30 क्या बोलता है कि भाई 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टेलीविजन का मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,000 है, तो इसका 110% करेंगे कितना हो जाएगा 16,500, तो ये 50,000 में 16,500 कैर करके 66,500 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 तरीके बताता है, पर क्या 4 तरीके कभी भी कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, नहीं, आपको सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, ओपन मार्केट वैल्यू, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप किस पे जाओगे, कंसिडरेशन इन मनी प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मनी कंसिडरेशन। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाईज लाइक काइंड वैल्यूबिलिटी पे जाओगे, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप फोर्थ ऑप्शन पे जाओगे। सीक्वेंस में ही जाना है, ऐसा नहीं कि उठ के सीधा डायरेक्टली वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी देख लिया। आपके पास अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल तो वही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रूल 27। रूल 28 सब रूल 1 क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे ए और पर्सन है बी, इन दोनों के बीच में ये आपस में क्या है, मान लीजिए रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन कौन होता है, उसकी डेफिनेशन हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ी थी। जैसे कोई कंट्रोल करता है किसी को, कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, कोई 2 जने मिलकर कंट्रोल करते हैं, कोई 1 जना मिलकर 2 को कंट्रोल करता है, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर, ठीक है, ये जो आपके पार्टनर थे, ये सारी चीजें आई थी रिलेटेड पर्सन में, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या था, एक ही बंदे के 2 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, एक ही स्टेट में 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, एक ही बंदे के हैं, तो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में मान लो ए ने मशीन बेचा बी को और उसका इनवॉइस वैल्यू कर दिया 2 लाख रुपीज, तो क्या गवर्नमेंट को ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ए और बी मिले जुले हो सकते हैं और इस प्राइस को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपको वैल्यू निकालनी है वो रूल 28 सब रूल 1 से निकालनी है। कैसे, सबसे पहले आप देखोगे ओपन मार्केट वैल्यू, कि भाई अगर मार्केट में बेचने जाता इस मशीन को तो कितने में बिकती, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ऐसे किसमें कहां जाओगे, वैल्यूज ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे, भाई यहां पे लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे सेकंड। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू डिटरमाइन करोगे एज पर रूल 30-31, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कहां जाओगे, रेजिडुअल मेथड अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे। तो रूल 28 सब रूल 1 में क्या बोलता है कि भाई या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अगर वो भी नहीं है तो वैल्यू डिटरमाइंड एज पर रूल 30-31। बट उसके अलावा रूल 28 सब रूल 1 में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, कि भाई ये तो सीक्वेंस में ही फॉलो करना है आपको, इसके अलावा आप और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, उसने बोला कि अगर जो ये सप्लायर है ए, ठीक है, और रेसिपिएंट है बी, अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी अवेलेबल है, फुल आईटीसी के लिए वो एलिजिबल है, फुल आईटीसी वो ले सकता है, तो ऐसे केस में जो इनवॉइस वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। कहने का मतलब कि मान लो ए ने 1 लाख रुपीस का प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, मान लो यहां पे 2 लाख का कर रखा है, तो 2 लाख पे उसने कितना जीएसटी पे किया होगा, मान लो 36,000। अब रेसिपिएंट भी उसका 36,000 का पूरे का क्या ले लेता है, आईटीसी ले लेता है, गवर्नमेंट के हाथ में क्या आया, 0। अब मान लो इससे 2 लाख रुपए की जगह अगर ये वैल्यू 10 लाख रुपीस होती तो गवर्नमेंट के हाथ में रेवेन्यू कितना जाता, 1,80,000, और सामने वाला उसने का ही रिफंड ले लेता, पूरी आईटीसी ले लेता, तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या जाता, 0। तो मतलब जब वैल्यू ऑफ सप्लाई के बढ़ने या कम होने से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने वाले को पूरा आईटीसी अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला जो आपने इनवॉइस में वैल्यू दिखाया ना, हम तो उसी को क्या मान लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू रेसिपिएंट तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी इनवॉइस वैल्यू इज ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लो फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है, अगर फुल आईटीसी अवेलेबल हो तो बात ही खत्म हो जाती है, भाई जितना आपने टैक्स पे किया सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया, ठीक है, जो आपने इनवॉइस वैल्यू दिखाया वो आपका एक्सेप्ट हो गया। अगर मान लो फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो आप एक ऑप्शन और एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, इन्होंने बोला कि इस बंदे ने, इस रेसिपिएंट ने इस मशीन को आगे अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा होगा,
अनरिलेटेड कस्टमर को बेचा होगा, तो अनरिलेटेड कस्टमर से तो इसने फेयर प्राइस ही चार्ज किया होगा, क्योंकि भाई वो तो अपना जानकार थोड़ी है। जब कोई बंदा जानकार नहीं होता तो उससे तो अपन एक फेयर प्राइस चार्ज करते हैं अपना मार्जिन ऐड करने के बाद। तो अगर रेसिपिएंट ने लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स, ध्यान रखना लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स, जो मशीन उससे ए से खरीदी थी उसी प्रकार की मशीन अगर उसने अनरिलेटेड कस्टमर को बेची है, किसको? अनरिलेटेड कस्टमर को बेची है, तो उसका क्या करो 90% ले लो, क्योंकि अनरिलेटेड कस्टमर को बेची होगी तो उसमें मार्जिन ऐड किया होगा, तो मार्जिन लेस करके 90% ले लो उस वैल्यू का, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लो बी ने लाइक काइंड एंड क्वालिटी की कोई मशीन नहीं बेची, उसने जो मशीन ए से रिसीव करी थी, सप्लायर से रिसीव करी थी, अपने रिलेटेड पर्सन से रिसीव करी थी, वही मशीन आगे बेच दी अनरिलेटेड कस्टमर को, तो उसका 90% ले लो। कहने का मतलब रेसिपिएंट ने जो अनरिलेटेड कस्टमर को लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स बेचे हैं, उसका जो प्राइस चार्ज किया है उसका 90% भी आप ले सकते हो। अब समझना, अगर मान लो आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स की वैल्यू आई मान लो 3 लाख रुपीस, ठीक है। अब लाइक काइंड एंड क्वालिटी मिल गया तो रूल 30-31 यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो फुल आईटीसी अवेलेबल है नहीं और 90% वाला ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू आ रहा है मान लो 4 लाख इंटू 90% कितना? 3,60,000, ठीक है। तो बताओ 3,60,000 लोगे या 3 लाख लोगे? ऑब्वियसली 3 लाख लोगे, क्योंकि ये आपका बेनिफिशियल है। अब मान लो इस मेथड से 90% वाले मेथड से आपको 3 लाख रुपीज इंटू 90% वैल्यू सप्लाई कितना आ रहा है? 2,70,000। तो यहां पे वैल्यू सप्लाई कहां पे कम आ रहा है? 90% वाले ऑप्शन में। तो आप 90% वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, 2,70,000 को वैल्यू सप्लाई मान सकते हो। तो अब वैल्यू सप्लाई कौन सा लोगे? जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बट ध्यान रखना, जो ए बी सी है ये तो सीक्वेंस में ही चलेगा। अगर आपके पास मान लो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है 5 लाख रुपीस और वैल्यू ऑफ लाइक एंड क्वालिटी है मान लो 4 लाख रुपीस, तो अब आप डायरेक्टली 4 लाख पे नहीं जा सकते। अगर आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू तो आपको 5 लाख ही मानना पड़ेगा, आप सीधा नहीं जा सकते। अगर वो अवेलेबल नहीं है ओपन मार्केट वैल्यू, तब आप लाइक एंड क्वालिटी पे जाओगे। उसके बाद जो 90% वाला ऑप्शन या फुल आईटीसी वाला ऑप्शन है, वो आपके इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, वो आप यूज कर सकते हो, भले ही आपको ऊपर इनमें से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक है। ये बात समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद रूल 29 कब लगता है? जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होगी, मान लीजिए प्रिंसिपल है और इधर एजेंट है, इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, गुड्स की, तो ऐसे केस में क्या होगा? उसने बोला सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी गुड्स बेचा उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो? वैल्यू एज पर रूल 30-31 ले लो। यहां पे लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं देखना। बस यहां पे एक और ऑप्शन दे दिया गया कि भाई आपने जो अनरिलेटेड कस्टमर से प्राइस चार्ज किया है, इस रेसिपिएंट ने, जो एजेंट है उसने, रेसिपिएंट ने अनरिलेटेड कस्टमर से प्राइस चार्ज किया होगा, आप उसका भी 90% ले सकते हो, जैसे अपन ने रिलेटेड वाले में किया था। पर यहां पे आपको फुल आईटीसी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है रूल 29 में। वो ऑप्शन सिर्फ आपको रूल 28 सब रूल 1 में मिला है। फुल आईटीसी अवेलेबल है तो जितने पे इनवॉइस किया है वही वैल्यू क्या ले लो? आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन ए बी सी डी जो ऊपर दिए हुए हैं वो सीक्वेंस में यूज करने हैं, सीक्वेंस में यूज करने हैं, डायरेक्टली आप दूसरे ऑप्शन पे नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स सप्लाइड टू अनरिलेटेड कस्टमर बाय रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, मैंने यहां पे बोला था कि अगर रेसिपिएंट ने लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स किसी अनरिलेटेड कस्टमर को सेल नहीं करे हैं, तो ऐसे केस में हम 90% किसका ले लेंगे? जो गुड्स उसने सप्लायर से रिसीव किए थे उसको फर्दर सप्लाई कर दिया है तो उसका 90% ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसका होगा? लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो किसी अनरिलेटेड कस्टमर को, उसका 90%। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो गुड्स आपको रिलेटेड पर्सन या प्रिंसिपल एजेंट से मिले हैं उनको आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, उसका 90% आप ले सकते हो, ये पॉइंट बोलता है। उसके बाद जो ये 90% वाला ऑप्शन और फुल आईटीसी वाला ऑप्शन है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, तो ऐसे केस में आपको सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है। ये दो ऑप्शन आप आउट ऑफ सीक्वेंस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे ये आपका इंडिपेंडेंट ऑप्शन है। अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो हमेशा इनवॉइस वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद एक और बात ध्यान रखना कि मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है किसी रिलेटेड पर्सन से, किसी रिलेटेड पर्सन से। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इंडिया वाले बंदे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है। अब किससे परचेज किया, रिलेटेड पर्सन से, तो वैल्यू किससे डिटरमाइन होगा, रूल 28 सब रूल 1 से। तो इन्होंने बोला क्योंकि रेसिपिएंट जब आरसीएम में टैक्स पे करेगा तो उसे पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। तो भाई रेसिपिएंट को अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो ऐसे केस में जो भी इनवॉइस वैल्यू है उसी को क्या ले लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा। मान लीजिए इनवॉइस वैल्यू नील भी है तो भी नील ही वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा। अगर नील का भी इनवॉइस बनता है तो नील वैल्यू सप्लाई ले लिया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कुछ फायदा ही नहीं है। आप आरसीएम में टैक्स पे करोगे और उसका आप क्या ले लोगे, आईटीसी ले लोगे, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे केस में जो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई दिखाना चाहो वो आप दिखा सकते हो रिलेटेड पर्सन के केस में। दूसरी बात, एक और बात समझो कि मान लो एक कंपनी थी, ठीक है, वो कंपनी लोन लेने गई एचडीएफसी बैंक के पास, उसने 100 करोड़ का लोन मांगा। एचडीएफसी बैंक बोला लोन तो दे देंगे बट हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हमें गारंटी चाहिए। कंपनी बोली किसकी गारंटी, वो बोले आपके जो डायरेक्टर है ना उन डायरेक्टर की गारंटी दिलवा दो। मान लो इनके डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, तो इसने एचडीएफसी ने बोला कि भाई मुकेश अंबानी की जो पर्सनल गारंटी है कि अगर कल को ये कंपनी पे नहीं करती तो मुकेश अंबानी पे करेंगे, इसे बोलते हैं पर्सनल गारंटी। तो अब यहां पे क्या हुआ, इस मुकेश अंबानी जो उसका डायरेक्टर है उसने इस कंपनी के बिहाफ पे इस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या दिया है, गारंटी दिया है, जिसकी वजह से इस कंपनी को क्या मिला है, लोन मिला है। इसका मतलब इस डायरेक्टर ने उस कंपनी को क्या किया है, हेल्प किया है, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कराई है। कौन सी सर्विसेज, पर्सनल गारंटी की, बट उसके बदले में कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया। तो हमने पढ़ा था कि भाई कंपनी और उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं। अगर उनके बीच में कोई सप्लाई हुआ है, सर्विसेज दिया गया, गुड्स दिया गया है, तो वो सप्लाई हो जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। डायरेक्टर ने भले ही पैसे चार्ज नहीं किए बट सप्लाई तो हुआ है इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो यहां पे शेड्यूल 1 में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, शेड्यूल 1 में सप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई सप्लाई तो है। अगर डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी की सर्विसेज दी है कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी क्या कर पाई है, क्रेडिट फैसिलिटी सिक्योर कर पाई है, इसका मतलब कंपनी को फायदा पहुंचा है। तो ऐसे केस में सप्लाई तो हो गया। अब अगर सप्लाई हो गया तो सप्लाई का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने जाएंगे तो कौन सा रूल काम में आएगा, 28 सब रूल 1। 2 क्यों नहीं काम में आएगा सर, क्योंकि 2 तब काम में आएगा जब कॉर्पोरेट गारंटी होगी। यहां पे क्या है, पर्सनल गारंटी, डायरेक्टर गारंटी दे रहा है। तो 28 सब रूल 1 यूज करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या बोला है, ओपन मार्केट वैल्यू। क्या बोला है, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में इस सर्विसेज के लिए क्या पैसा चार्ज किया जा रहा है। बट देखा जाए तो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई डायरेक्टर्स को परमिट नहीं करता कि वो अपनी कंपनी से इस सर्विस के लिए पैसा चार्ज करें। अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी को गारंटी दे रहा है, पर्सनल गारंटी दे रहा है, तो आरबीआई बोलता है कि भाई डायरेक्टर उसके लिए उस कंपनी से पैसा चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि आरबीआई बोलता है कि भाई अगर आपने गारंटी दी है कंपनी के बिहाफ पे तो आप तो कंपनी को जानते हो इन एंड आउट, तो आप अगर गारंटी दे रहे हो तो आप उसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करोगे। तो जब मार्केट में आरबीआई ने मना कर दिया कि भाई गारंटी के लिए कोई पैसा लेना ही नहीं है, इसका मतलब मार्केट में कोई भी कंपैरेबल ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब सारी ट्रांजैक्शन का वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब आपका ओपन मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल गारंटी दी है किसी कंपनी को टू सिक्योर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे केस में भले ही उसने पैसा चार्ज नहीं किया है बट वो सप्लाई होगा, बट उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगा, नील होगा। इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। अब बात आती है सब रूल 2 की, रूल 28 सब रूल 2। रूल 28 सब रूल 2 ये कब काम में आएगा। अब मान लो यहां पे गारंटी डायरेक्टर की जगह इसकी होल्डिंग कंपनी ने दी होती। अगर मान लीजिए यही गारंटी इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी ने दी होती, सब्सिडरी कंपनी ने दी होती, या किसी भी रिलेटेड पर्सन ने दी होती, मान लो कोई ट्रस्ट होता, कुछ भी होता, कोई एंटिटी ने इसके बिहाफ पे क्या दिया होता,
गारंटी दिया होता है एचडीएफसी बैंक को कि भाई अगर ये कंपनी पे नहीं करेगी तो हम पे करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कॉर्पोरेट गारंटी। जब किसी एक इंसान ने गारंटी दी थी वो क्या था, पर्सनल गारंटी। यहां पे क्या है, कॉर्पोरेट गारंटी। मान लो कॉर्पोरेट गारंटी दे दी तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई किससे डिटरमाइन होगा, रूल 28 सब रूल 2 में, और उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा। अब आरबीआई ने मना किया था डायरेक्टर को पैसा चार्ज करने के लिए, बट ये कंपनी तो पैसा चार्ज कर सकती है, तो ऐसे केस में रूल 28 सब रूल 2 में क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी, ऐसी सर्विसेज की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, भाई रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, कंसीडर्ड इवन विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 की सप्लाई है, बट इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा न्यू रूल 28 सब रूल 2 से। क्या होगा, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी पर एनम, वो गारंटी जितने अमाउंट की दी गई है ना उसका 1% पर एनम, उससे कितना लोन मिला है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके गारंटी अमाउंट से फर्क पड़ता है कि गारंटी कितने की दी गई है, उसका 1% पर एनम और एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज विच एवर इज हायर। लेट्स से 500 करोड़ का लोन था, ठीक है, उसके ऊपर गारंटी दी गई 400 करोड़ की, ठीक है, तो 400 करोड़ की गारंटी दी गई है मान लो 2 इयर्स के लिए, और पैसा चार्ज किया गया है मान लीजिए चार्ज किया गया 6 करोड़ रुपीस, ठीक है, 6 करोड़ चार्ज किया गया गारंटी देने के लिए। तो इसका मतलब 400 करोड़ का 1% पर एनम इंटू कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो 400 करोड़ इंटू 1% 4 करोड़ इंटू 2 8 करोड़ का बनता है, और एक्चुअल कंसिडरेशन कितने में चार्ज की गई है, 6 करोड़, तो विच एवर इज हायर 8 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज की होती 10 करोड़, मान लो आपने एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज की होती 10 करोड़, तो ऐसे केस में 8 करोड़ और 10 करोड़ विच एवर इज हायर 10 करोड़, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, 10 करोड़ हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको क्या देखना है, जो 1% देखना है वो पर एनम देखना है, और गारंटी वैल्यू का देखना है, कितने में कितने की गारंटी दी गई है, कितने लोन के लिए दी गई है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी गारंटी दी गई है उससे फर्क पड़ता है, उसका 1% पर एनम को कंपेयर करना है एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज से, विच एवर इज हायर क्या हो जाएगा, वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये गारंटी पूरे साल के लिए नहीं दी गई, मान लो 6 मंथ्स के लिए दी गई है, मान लो 400 करोड़ की गारंटी दी गई है 6 मंथ्स के लिए, तो इसका इंटू 1% तो पर एनम है, तो आप इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करोगे 6/12 करके, तो ये कितना हो गया 2 करोड़। मान लो एक्चुअल चार्ज किया गया 3 करोड़, तो वैल्यू सप्लाई क्या हो जाएगी 3 करोड़। मान लो एक्चुअल चार्ज किया गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज हायर 2 करोड़, 2 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। तो अगर 1 साल से भी कम की है तो उसको प्रोपोर्शनेटली मंथ्स के बेसिस पे हम कम कर लेंगे। उसके बाद समझो क्या हुआ, मल्टीपल को गारंटर है, ठीक है, मान लो XYZ लिमिटेड जो कंपनी थी, इसको लोन लेना था, इसकी एक होल्डिंग कंपनी है ABC लिमिटेड, और यहां पे दूसरी होल्डिंग कंपनी PQR लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों ने मिलकर गारंटी दिया है, और गारंटी कितने का दिया है, 500 करोड़ का, 500 करोड़ का। तो ऐसे केस में अब सप्लायर तो PQR लिमिटेड भी है और ABC लिमिटेड भी है, पर हमें यह पता लगाना है कि ABC लिमिटेड के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है और PQR लिमिटेड के लिए कितनी है। तो मल्टीपल को गारंटर्स हैं एक ही गारंटी देने के लिए, तो हमें देखना सबसे पहले, मान लो 500 करोड़ की गारंटी दी है 2 इयर्स के लिए, ठीक है, तो 500 करोड़ का 2 इयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 1% इंटू 2 इयर्स हो गया 10 करोड़, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज किया गया, वो किया गया 12 करोड़, ठीक है, 12 करोड़ में से 8 करोड़ PQR लिमिटेड ने चार्ज किया और 4 करोड़ ABC लिमिटेड ने चार्ज किया, तो 10 करोड़ को कंपेयर करेंगे 12 करोड़ से जो एक्चुअल चार्ज किया गया, तो विच एवर इज हायर 12 करोड़। तो इसका मतलब हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 12 करोड़ होगा, अब 12 करोड़ में से PQR का कितना होगा, ABC का कितना होगा। तो ऐसे केस में PQR ने 8 करोड़ चार्ज किया है, तो PQR का 8 करोड़ हो जाएगा और ABC का 4 करोड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए 500 करोड़ का 1% 2 साल के लिए कितना आया, 10 करोड़ आ गया, और एक्चुअल में जो चार्ज किया गया है वो 8 करोड़ चार्ज किया गया है, तो विच एवर इज हायर 10 करोड़। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो है 10 करोड़, एक्चुअल चार्ज किया गया 8 करोड़, तो इसका मतलब एक्चुअल के बेसिस पे दोनों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 10 करोड़ होगा, बट दोनों का कितना कितना होगा, वो किस बेसिस पे होगा। मान लो 500 करोड़ की जो गारंटी है उसमें से 200 करोड़ की गारंटी ABC ने दी है और 300 करोड़ की गारंटी PQR ने दी है, तो हम क्या करेंगे, 10 करोड़ इंटू 200 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो जाएगा,
4 करोड़ एबीसी का हो जाएगा और 10 करोड़ इंटू 300 डिवाइड बाय 500 करोड़ 6 करोड़ हो जाएगा पीक्यूआर लिमिटेड का। कहने का मतलब अगर को गारंटर्स मल्टीपल को गारंटर्स हैं तो ऐसे केस में अगर एक्चुअल कंसिडरेशन जो चार्ज की गई है वो 1% पर एनम से ज्यादा है तो हम एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड कर देंगे ईच को गारंटर को। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन इज लेस देन 1% ऑफ द गारंटी वैल्यू तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है 1%, तो उसको हमें डिवाइड करना है मल्टीपल को गारंटर्स में। किस बेसिस पे? अमाउंट ऑफ गारंटी के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे। उसके बाद समझो, अब मान लो एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन, और एक्सवाईजेड लिमिटेड को फुल आईटीसी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? फुल आईटीसी अवेलेबल है। तो भाई जितना ये गारंटी के जो कमीशन है, मान लो 4 करोड़ है, 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ पे मान लो ये कितना चार्ज कर लेता है? मान लीजिए ये चार्ज कर लेता है 20 लाख रुपीस जीएसटी। तो 20 लाख रुपीस जो जीएसटी चार्ज करेगा उसका पूरा का पूरा आईटीसी ये एबीसी एक्सवाईजेड लिमिटेड ले लेगा। तो भाई जब रेसिपिएंट पूरा आईटीसी ले लेगा तो गवर्नमेंट को तो कोई फायदा होने नहीं वाला, चाहे वैल्यू ज्यादा हो चाहे वैल्यू कम हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी अवेलेबल है तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पैसा चार्ज किया है, जो एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज किया, जितना इनवॉइस वैल्यू है वही हम क्या ले लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी अवेलेबल है। अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी पर एनम इन और कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर। उसके अलावा जो ये रूल 28 सब रूल 2 है, ये तभी अप्लाई होगा अगर आपका रेसिपिएंट इंडिया में है। मतलब जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी गई है अगर वो इंडिया में है तभी ये रूल 28 सब रूल 2 अप्लाई होगा, वरना ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कोई चीज एक्सपोर्ट होती है तो रेसिपिएंट कौन होता है? बाहर होता है। तो ऐसे केस में, एक्सपोर्ट के केस में ये रूल 28 सब रूल 2 नहीं लगेगा। ध्यान रख लेना, जिस बंदे के लिए गारंटी दी गई है वो कहां पे होना चाहिए? इंडिया के अंदर होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा 28 सब रूल 2। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख सकते हो, वीडियो को रोक के देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। अब हमने यहां पे रूल 30 31 तक कर लिया। हमने क्या किया? रूल 27 देखा, रूल 28 1 देखा, रूल 28 2 देखा, रूल 29 भी देख लिया, रूल 30 31 भी हमने देख लिया। रूल 30 31 अपने आप में काम नहीं आते, वो रूल 27 28 29 के साथ काम में आते हैं, रूल 30 और 31। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हम बात करेंगे आगे के रूल्स की। अब हम बात करते हैं रूल 31A-B-C की। ये क्या है भाई? एक्शनेबल क्लेम के केस में, एक्शनेबल क्लेम के केस में हमें कौन से रूल दिए गए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए? रूल 31A, B और C। कैसे सर? नॉर्मली जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो क्या होते हैं? गुड्स होते हैं, गुड्स होते हैं। तो सर अगर गुड्स होते हैं तो सप्लाई होगा, बट हमने शेड्यूल 3 में बोला कि भाई कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इसका मतलब सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो सप्लाई होंगे। और वो कौन कौन से हैं? स्पेसिफाइड एक्शनेबल कौन कौन से थे? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और क्या था? हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग और कसिनो। तो जब आप लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स लगाओगे तो उसके लिए वैल्यू सप्लाई डिटरमाइन होगा रूल 31A से। अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग पे टैक्स लगाओगे तो वो रूल 31B से डिटरमाइन होगा। अगर आप कसिनो पे टैक्स लगाओगे तो रूल 31C आपके काम में आएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब रूल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर रूल 31A की बात की जाए तो रूल्स की बात करने से पहले बता देता हूं, एक्शनेबल क्लेम्स पे जो टैक्स रेट है वो कितना है? 28% है। ध्यान रखना, वैसे आपके रेट ऑफ टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपका 28% याद रखना, एक्शनेबल क्लेम पे आपकी रेट ऑफ टैक्स है। अब कैसे डिटरमाइन होगा? ध्यान रखना। अगर लॉटरी का केस है, लॉटरी कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो आपको दो चीजें देखनी है। फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, आपने लॉटरी खरीदा, उस टिकट के ऊपर 500 रुपीज लिखा हुआ है, वो क्या है? फेस वैल्यू ऑफ द टिकट।
अब मान लो इसका प्राइस ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर रखा है, मान लीजिए 490। ये दो प्राइसेस देखने हैं, एक तो फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, टिकट के ऊपर कितना लिखा है, और उसका प्राइस है ना वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है। तो जो ऑफिशियल गैजेट में प्राइस नोटिफाई किया गया है उन दोनों को कंपेयर करना है। उन दोनों को क्या करना है, अब ये माना जाएगा कि जो ये प्राइस दिए गए हैं इनके अंदर टैक्स अमाउंट भी इंक्लूडेड है, जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूडेड है, तो उसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, जो फेस वैल्यू ऑफ टिकट है प्राइस नोटिफाइड उसको इंटू करेंगे 100 डिवाइड बाय 128, क्योंकि रेट क्या लगती है 128। तो जो ये टिकट का प्राइस है वो 128 के इक्विवेलेंट, इसको 100 के इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो आपको देखना है फेस वैल्यू ऑफ टिकट को जब आप एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स करोगे और प्राइस जो नोटिफाई किया स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स करोगे तो दोनों में से जो भी हायर वाला अमाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में 100% ऑफ द फेस वैल्यू, जितने की आपने बेट लगाई है, हॉर्स भाग रहा था आपने उसके ऊपर बेट लगाई, आपने गैम्बलिंग किया बेट लगाया, जितने का भी अमाउंट का आपने बेट लगाया, मान लो आपने 50,000 का बेट लगा दिया तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं माना जाएगा। 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ बेट और अमाउंट पेड क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा रूल 31A में। ये बात समझ में आ गई। रूल 31B और C दोनों एक जैसे हैं। उसमें क्या बोला गया कि अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग है, देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होती है, नाम से क्लियर है, गेमिंग, गेम हो रहा है, कोई चांस का, लक का गेम है या फिर आपके स्किल का गेम है, लीगल हो या इलीगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसे ऑनलाइन खेल रहे हो, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे, और उसमें मनी इन्वॉल्व है, उसमें पैसा देना पड़ता है, पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है, अगर ऐसी कोई गेम की सर्विसेज ले रहे हो तो ऐसे केस में उसका वैल्यू सप्लाई क्या होगा, जितना आपने पैसा डिपॉजिट किया या पे किया, अमाउंट पेड और पेबल और डिपॉजिटेड विद सप्लायर, जितना पैसा आपने सप्लायर को दिया वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लायर हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपीस दिया तो 1 लाख रुपीस में से ये माना जाएगा कि इसमें जीएसटी है और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो मान लीजिए आपके 1 लाख रुपीस आपके अगर डिपॉजिट हो रहे हैं आपके अकाउंट में, मान लो ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलते हो, वहां पे आपका अकाउंट है, मान लो ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 के अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, तो आपको उस सप्लायर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 1,28,000 पे करना पड़ेगा, तब जाके आपके अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख रुपीस आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आप कसीनो जा रहे हो तो कसीनो में जब जाते हो ना तो वहां पे आप टिकट परचेज करते हो अंदर घुसने के लिए, या फिर वहां पे आपको गेम खेलने होते हैं तो आपको करेंसी परचेज करनी पड़ती है कि भाई जो आप करेंसी लाए हो वो देते हो और उसके बदले में आपको क्या दिए जाते हैं, चिप्स दिए जाते हैं, टोकन्स दिए जाते हैं, कॉइन्स दिए जाते हैं, जिसका यूज करके आप गेम्स खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो भी आपने पैसा दिया है वो अमाउंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा कसीनो के केस में। पर ध्यान रखना इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ड्रीम 11 है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग का, इसके वॉलेट में आपने 1 लाख रुपीज ऐड कर लिए, 1 लाख रुपीज ऐड कर लिए, उसके लिए आपने 1,28,000 दिया और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज आ गए, तो यहां पे तो टैक्स लग गया जो आपने डिपॉजिट किया। अब इस 1 लाख रुपीज से आप क्या करोगे, गेम्स खेलोगे, गेम्स खेलोगे। तो अगर आपको गेम खेलते हो तो उसके लिए मान लो आपने 10,000 रुपीज लगाए तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मान लीजिए ये गेम जीत गए, 10,000 रुपए जो लगाए थे उससे आपने मान लीजिए 2 लाख रुपीस जीत लिए, 2 लाख रुपीस विन कर लिए, तो क्या ये विनिंग अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। अब मान लो आपने वॉलेट में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया था, इसमें से आप 50,000 क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 50,000 विड्रॉ कर लिया। तो क्या सर उतने से जीएसटी कम हो जाएगा, अगर आपको अमाउंट रिटर्न या रिफंड कर दिया तो क्या उससे वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में आपने वॉलेट में जितना पैसा डाला वो आपका क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। पर ध्यान रखना, आपने वॉलेट में पैसा डाला, अब उससे आपने क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं की, आपने उससे क्या लगा दिया, बेट लगा दिया। अब बेट का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, जितने की बेट लगाई वो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जीएसटी लग जाता है। मान लो इस 1 लाख रुपीस में से उसने 50,000 रुपीस की बेट लगाई, तो ऐसे केस में 50,000 रुपीस पे उसको जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा। पर अगर इससे ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलोगे तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से कसीनो में है, मान लो कसीनो में जब आप एंटर हुए तो आपने 10,000 रुपीस की चिप्स खरीदी, तो ये 10,000 रुपीस के जो चिप्स खरीदे, ये खाने वाले चिप्स नहीं है, ये करेंसी होती है वहां की कसीनो की। तो 10,000 जो आपने चिप्स खरीदे हैं, ये चिप्स पे आपको 10,000 रुपीस पे क्या देना है, जीएसटी देना है। बट
इसको खरीदने के बाद जब आप गेम खेलोगे तो आपको जीएसटी नहीं देना, उससे अगर आप जीतोगे तो भी आपको जीएसटी नहीं देना, और बाद में जब इसे करेंसी में कन्वर्ट कराओगे तब भी आपको जीएसटी नहीं देना। जब आप इनिशियली डिपॉजिट करवाओगे तब आपको पूरा का पूरा जीएसटी देना पड़ेगा। तो क्या बोला कि एनी अमाउंट रिफंडेड और रिटर्न शैल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर किसी अमाउंट को वापस से यूज किया जाता है खेलने के लिए फर्दर, दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड। उस पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसे अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप वापस से जीतते हो उस गेम में तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल देख सकते हो आप, करवा दिया मैंने वैसे। उसके बाद कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं। हमने यहां तक रूल 31C तक कर लिया। अब रूल 32 आता है जो बताता है कि कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, कुछ नोटिफाइड ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आपको वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है वो रूल 32 बताता है। ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं? 5 सर्विसेज हैं। एक तो परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, उसके अलावा बुकिंग ऑफ एयर टिकट बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, रिडीमेबल वाउचर, कूपन, स्टाम्प, टोकन्स एटसेट्रा और सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। एक एक चीज क्या होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ध्यान रखना इन 5 केसेस में जो रूल 32 का यूज होगा ये बाकी सब रूल्स को ओवरराइड करता है। मान लो अगर ये 5 सप्लाईज किसी रिलेटेड पर्सन के बीच में हुई है तो क्या रूल 28 लगेगा कि रूल 32? रूल 32 लगेगा क्योंकि ये बाकी सब रूल्स को क्या करता है? ओवरराइड करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ये सप्लाईज हैं तो इसमें रूल 32 का यूज कर सकते हो। ये ऑप्शनल मेथड है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो रूल 32 में देखते हैं, एक एक चीज में देखते हैं कि क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी की सर्विसेज ली है इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, ध्यान रखना मैंने 1000 यूएसडी को कन्वर्ट करा के 80,000 रुपीज में कन्वर्ट करा लिया, तो क्या वो सप्लाई है? नहीं है, क्योंकि मनी के बदले में मनी मिल रहा है, दैट इज नॉट अ सप्लाई। बट जिस बंदे ने वो एक्सचेंज करके दिया, मान लो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से एक्सचेंज करवाया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने आपको एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करने की क्या दी है? सर्विस दी है। तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कन्वर्जन का। तो उसके लिए आपको 2 मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेथड 1 की, जो कहां दिया गया है? रूल 32 सब रूल 2A में। ध्यान रखना ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो मेथड 1 है वो रूल 32 सब रूल 2A में है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो इस रूल को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड 1 क्या बोलता है? अगर पहले आपको देखना है कि भाई जो करेंसी आपने एक्सचेंज करवाई है उनमें से कोई भी एक करेंसी आईएनआर है क्या। मान लो मैंने आईएनआर से यूएसडी कन्वर्ट कराया या यूएसडी से आईएनआर कन्वर्ट कराया, मैंने आईएनआर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर कन्वर्ट कराया, आईएनआर से मान लीजिए कैनेडियन डॉलर कन्वर्ट कराया, तो दोनों में से कोई एक करेंसी आईएनआर है क्या? अगर दोनों में से एक करेंसी आईएनआर है तो आपको देखना है कि क्या जो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा रहा हूं क्या उसमें आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है। आरबीआई रेफरेंस रेट क्या होती है? कुछ हर दिनों में आरबीआई क्या करता है? एक रेफरेंस रेट अवेलेबल कराता है कि भाई यूएसडी का वैल्यू इतना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इतना है, कैनेडियन डॉलर का इतना वैल्यू बताता है। अगर तो आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास 1000 यूएसडी था, ठीक है, एक यूएसडी का जो आरबीआई ने रेफरेंस रेट बता रखा है वो 80 रुपीज बता रखा है, और मेरे से जो आईसीआईसीआई बैंक ने कितना पैसा चार्ज किया? 81 रुपीज में, क्योंकि मेरे को 1000 यूएस डॉलर खरीदने थे, तो उसने मेरे को 80 की जगह कितने में बेचा? 81 रुपीज में बेचा। इसका मतलब उसने 1 रुपया कमा लिया पर यूनिट ऑफ यूएसडी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस जितने में एक्चुअल में बाय और सेल किया वो लेस करके इनटू यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में उस करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कितने में करवाया है? उसका 1%। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 कैनेडियन डॉलर है और उसको 56 रुपीज पर डॉलर में मैंने कन्वर्ट कराया। अब 2 सिनेरियो हैं, एक तो मेरे पास आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है और आरबीआई रेफरेंस रेट है मान लीजिए 55 रुपीज, ठीक है, 55 रुपीज। तो ऐसे केस में बैंक ने मेरे से कितना चार्ज किया है? 56 रुपीज चार्ज किए। आरबीआई रेफरेंस रेट कितना है? 55। मतलब बैंक ने अपना 1 रुपया कमा लिया। कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर है? 1000 कैनेडियन डॉलर। तो ये आपका वैल्यू सप्लाई क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगर मान लो आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल, रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल, तो ऐसे केस में क्या होगा? उसको आईएनआर में कितने में कन्वर्ट किया? तो 1000 कैनेडियन डॉलर इंटू 56 कितना हो गया? 56,000। इसका क्या करेंगे? 1% ले लेंगे,
तो 56,000 का 1% 560 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि जब वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज INR। अब मान लो दोनों करेंसी INR नहीं है, मैंने क्या किया, कैनेडियन डॉलर के बदले में ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद लिए, यूएस डॉलर के बदले में मैंने रशियन वाली करेंसी खरीद ली, मैंने येन के बदले में मान लो यूएसडी खरीद लिए। तो यहां पे दोनों करेंसी ही INR नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों करेंसी को पहले क्या करेंगे, INR में कन्वर्ट करेंगे। दोनों करेंसी को INR में कन्वर्ट करेंगे, किसका यूज करके, RBI रेफरेंस रेट का यूज करके। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, भाई इनमें से स्मॉल अमाउंट कौन सा है, लोअर कौन सा है, और लोअर वाले का क्या ले लेंगे, 1% ले लेंगे। अगर बोथ करेंसीज आर फॉरेन करेंसी तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे RBI रेफरेंस रेट पे INR में, उनमें से जो लोअर अमाउंट होगा उसका 1% हम क्या ले लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। ये तो बोलता है मेथड 1 रूल 32(2)(a। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है रूल 32 सब रूल 2B। ध्यान रखना यहां पे B पार्ट है, तो उसमें मेथड 2। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा 32(2)(a) में कैलकुलेट करो तो आपको मेथड 1 यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोला 32(2)(b) में करो तो आपको सेकंड मेथड यूज करना है। पर ध्यान रखना, अगर सेकंड मेथड एक बार ऑप्ट कर लिया गया, सेकंड मेथड अगर एक बार ऑप्ट कर लिया गया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप मेथड 2 में ही जाओगे। मान लो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, आप मेथड 1 से कैलकुलेट कर रहे थे, बट मान लो 1 सितंबर को आपको सूझा, 1 सितंबर 2023 को आपको सूझा कि भाई मैं क्या करता हूं, ये वाला यूज कर लेता हूं मेथड 2। तो एक बार आपने 1 सितंबर 2023 को ये मेथड यूज कर लिया 2, तो उसके बाद 31 मार्च 2024 ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक आपको मेथड 2 से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप मेथड 1 पे वापस नहीं जा सकते। कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी, देखो आपको अमाउंट पर ट्रांजेक्शन देखना है। आपने जो कन्वर्जन किया है ना पर ट्रांजेक्शन, अगर आपका वैल्यू अप टू ₹1 लाख है, अगर 1 लाख रुपए तक का वैल्यू है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उसका 1% लेना है, उसे कंपेयर करना है 250 रुपीज से। विच एवर इज हायर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लीजिए आपके पास 1000 USD थे, आपने 80 रुपीज पे कन्वर्ट किया, तो ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 80,000। अब 80,000 का 1% कितना हो गया, 800, ठीक है, और 250 विच एवर इज हायर 800 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मान लो, अगर मान लो आपके पास USD थे, मान लीजिए 250, आपके पास 250 USD थे, 80 रुपीज पे कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 20,000। ये भी 1 लाख रुपीज तक की ट्रांजेक्शन है, तो इसका 1% क्या हो जाएगा, 200 और 250 विच एवर इज हायर 250, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 250। तो कहने का मतलब 250 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ मेथड 2। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक के लिए आपको 1% ऑफ द अमाउंट और 250 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपका अमाउंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है, आपका अमाउंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है बट 10 लाख रुपीज तक है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख रुपीज तक के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना था, 1%, कितना हो गया, 1000। अब ये तो हो गया। अब 1 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट है उसका क्या करोगे, 0.5% ले लोगे। तो मान लो अगर मान लो मेरे पास यहां पे $1,000 की जगह $10,000 मैंने कन्वर्ट करा एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, तो ये क्या हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 1 लाख से तो ज्यादा है बट 10 लाख से कम है, तो ऐसे केस में पहले 1 लाख पे 1,000 रुपीज प्लस, अब 1 लाख से ऊपर का अमाउंट कितना हुआ, 8 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ, 7 लाख। 7 लाख का 0.5% कितना हो जाएगा, 3500। तो यहां पे 3500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 4500 मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन 10,000 से भी ऊपर 10 लाख से भी ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, आपने 10 लाख रुपीज तक के लिए कितना करेंसी चार्ज किया, 10 लाख रुपीज के लिए कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई किया आपने, 1000 प्लस 9 लाख इंटू 0.5% 4500, ये टोटल कितना हो गया, 5500 आपने 10 लाख रुपीज तक के लिए चार्ज कर लिया। अब 10 लाख रुपीज से जितना भी एक्सेस अमाउंट है उसका आप क्या करोगे, 0.1%। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 1500 क्या थे US डॉलर और 15,000 US डॉलर थे, उसको मैंने 80 रुपीज पे कन्वर्ट कराया, तो ये मेरा कितना हो गया, 12 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, अब मेरा 10 लाख रुपीज तक कितना है, 5500, तो बाकी बचा कितना, 2 लाख। अब 2 लाख पे मैं क्या करूंगा, 0.1%, कितना हो गया, 0.1% अगर देखा जाए तो यहां पे हो गया 200 रुपीज, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 5700। ध्यान रखना इसको कंपेयर करना है 60,000 से, तो विच एवर इज लोअर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मतलब मेथड 2 में
अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 250, बट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 60,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दो रेंज के बीच में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ध्यान रखना, हम जो यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपसे टैक्स अमाउंट पूछेगा तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स रेट लगाना पड़ेगा, फिर आपका क्या आएगा, टैक्स अमाउंट आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखा। अगर आपसे पूछे कि विच वन इज बेनिफिशियल, तो आपको सारी ट्रांजेक्शन मेथड 1 और मेथड 2 से करके देखनी है। जिसमें आपका टैक्स अमाउंट कम आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल मेथड आ जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो बात हो गई एक्सचेंज रेट की। अब हम बात करते हैं एयर टिकट बुकिंग की। अगर कोई एजेंट, देखो आपने एयर टिकट बुक करवाई है तो उसकी जो सप्लाई है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सप्लाई है, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर कोई एजेंट आपको वो टिकट बुक करके दे रहा है तो एजेंट ने कितना सप्लाई किया है वो हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने डोमेस्टिक ट्रेवल किया है, आपने मान लो इंडिगो की टिकट बुक कराई, किसके थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो मेक माई ट्रिप ने जो आपका टिकट बुक करके दिया है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है। तो डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में आपकी जो टिकट का बेसिक फेयर है, देखो टैक्सेस वगैरह हो, कोई अदर चार्जेस वगैरह हो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए बेसिक फेयर। तो बेसिक फेयर का 5% आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की टिकट बुक कराई है तो ऐसे केस में बेसिक फेयर का 10% क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की सप्लाई है तो उसमें देखो इंश्योरेंस 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है कि भाई सामने वाले इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आप हमें हर साल 20,000 पे करो, 25 साल तक अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। अगर 25 साल के अंदर अंदर कभी भी आपकी डेथ हो गई तो हम आपको 20 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है, सिर्फ रिस्क कवर दे रही है कि कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, तो आपके डेथ की रिस्क को कवर करता है। बट एक कंपनी ने बोला कि भाई आप ऐसा करो, आप हमें 20 की जगह 30,000 पर ईयर दे दो। ठीक है, अगर आप 25 साल में डेथ हो गई तो आपको 25 लाख मिल जाएंगे। अगर मान लो डेथ नहीं होती तो 25 साल के बाद हम आपको 30,000 जो आपसे हर साल लिया, तो 25 ईयर्स में कितना ले लिया, 25 ईयर्स में मान लो 7,50,000 ले लिया, हम इसका 10 लाख रुपीस करके आपको दे देंगे। इसका मतलब उसने आपको इन्वेस्टमेंट की सर्विस भी दी है। तो इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज तो सप्लाई होती नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या देखना है कि भाई जो उसने प्रीमियम चार्ज किया है उसमें से रिस्क के लिए कितना प्रीमियम चार्ज किया, रिस्क कवर करने के लिए कितना प्रीमियम चार्ज किया है। तो ध्यान रखना, अगर कोई पॉलिसी आपको दी गई है विद ओनली रिस्क कवरेज, जो आपके सिर्फ रिस्क को कवर करती है, कोई इन्वेस्टमेंट बेनिफिट उसमें नहीं है, तो ऐसे केस में उसका पूरा का पूरा प्रीमियम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट अगर मान लो कोई पॉलिसी में रिस्क भी कवर है और इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, तो ऐसे केस में अगर मान लो सामने वाली जो कंपनी है वो आपको क्या बोलती है कि भाई जो हमने आपसे 30,000 का प्रीमियम ले रहे हैं ना, उसमें से 20,000 तो हम आपसे आपका रिस्क कवर करने के लिए ले रहे हैं और 10,000 आपसे क्या ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के टुवर्ड्स ले रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका टोटल प्रीमियम कितना है, 30,000, उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला कम कर दो 10,000, तो बचा कितना, 20,000 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर पॉलिसी दोनों काम के लिए, रिस्क और इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपको जो पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट कर दिया जाता है सेपरेटली कि आपका रिस्क के लिए कितना अमाउंट और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना, तो ऐसे केस में ग्रोस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट हटा देंगे, बाकी बचा क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए ये कंपनी ने नहीं बताया कि 30 लाख में आपका इन्वेस्टमेंट के लिए कितना है और रिस्क के लिए कितना है, तो अब हमें नहीं पता इस 30,000 जो मैंने प्रीमियम पे किया है उसमें कितना रिस्क के लिए पे किया है, कितना हमने तो दूसरा उसके लिए पे किया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे केस में बोला कि अगर आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया, अगर आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया तो आप क्या करो, 25% ऑफ द प्रीमियम क्या मान लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो, रिस्क के लिए मान लो। अगर आप सब्सिक्वेंट प्रीमियम पे कर रहे हो, रिन्यूअल प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब आगे के प्रीमियम पे कर रहे हो, पहले साल का नहीं है, आगे के प्रीमियम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 12.5% ऑफ द प्रीमियम क्या मान लेना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना है। ठीक है, तो पहले साल का जो 30,000 उसका तो 25% वैल्यू सप्लाई हो जाएगा, और आगे के जो प्रीमियम आ रहे हैं उसका 12.5% वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, उस कंपनी ने बोला कि आप हमें आज ही क्या करो, 5 लाख रुपीस पे कर दो, अगले 25 साल तक अगर आपको कुछ भी होता है तो हम आपका रिस्क कवर करेंगे, 25 लाख रुपए देंगे, और उसके बाद अगर 25 साल में कुछ नहीं होता तो हम 5 लाख की जगह क्या दे देंगे, आपको 7,50,000 दे देंगे। तो यहां पे कंपनी आपसे हर साल प्रीमियम नहीं ले रही, आपसे सिर्फ सिंगल प्रीमियम ले रही है, जिसके बदले में आपको रिस्क भी कवर करके दे रही है, प्लस
इन्वेस्टमेंट भी करके दे रही है। तो ऐसे केस में क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो इसमें रिन्यूअल और फर्स्ट प्रीमियम का सवाल ही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में इसका जो है 10% ऑफ द प्रीमियम क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो अगर फर्स्ट प्रीमियम है तो 25%, सब्सिक्वेंट है तो 12.5%, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी 10% ऑफ द प्रीमियम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सेकंड हैंड गुड्स की सेल करते हो, कौन करता है, डीलर ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स। अगर नॉर्मल बंदा अपना कोई सेकंड हैंड गुड्स सेल कर रहा है तो उस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। ये प्रोविजन उसी पे एप्लीकेबल होता है अगर जिस बंदे का मेन काम ही यही है कि भाई सेकंड हैंड गुड्स खरीदना और बेचना। तो उसको बोला गया कि अगर तूने जो गुड्स खरीदा था उस पे आईटीसी ले लिया तो जितने में वो गुड्स बेचा है वही तेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर तूने जितने में वो गुड्स खरीदा था उस पे आईटीसी नहीं लिया तो ऐसे केस में क्या करना, जितने में बेचा और जितने में खरीदा उन दोनों का जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स पे कर देना। कि अगर तूने आईटीसी अवेल कर लिया, समझो कि अगर मान लो 1 लाख रुपीस का गुड्स खरीदा 2 लाख में बेचा तो इसके ऊपर 18,000 आईटीसी था, ये आपने अवेल कर लिया तो ऐसे केस में 2 लाख रुपीस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने मान लो 18,000 का आईटीसी नहीं लिया तो आप 2 लाख माइनस 1 लाख रुपीस पे क्या कर सकते हो, आप टैक्स पे कर सकते हो। अब यहां पे जो परचेज प्राइस लेस करोगे वो परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना। अगर कोई व्हीकल है जिसके ऊपर आपका इनकम टैक्स एक्ट में आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो डेप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू है उसे हम परचेज प्राइस मानेंगे, ना कि ओरिजिनल प्राइस जिस पे आपने खरीदा था। दूसरी बात, अगर मान लो आपने किसी को फाइनेंस करके कोई गुड्स दिए थे और आप सामने वाले ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, आपने उसका गुड्स रिपोजेस कर लिया तो ऐसे और उस गुड्स को आपने बेचा तो उसका परचेज प्राइस ओरिजिनल परचेज प्राइस नहीं होगा, उसका परचेज प्राइस होगा ओरिजिनल प्राइस में से आपको 5% पर क्वार्टर ऑफ द क्वार्टर आपको लेस करते जाना है फॉर द पीरियड जब आपने खरीदा था और जब आपने उसको रिपोजेस करके सेल कर दिया, उस पीरियड के लिए आपको 5% पर क्वार्टर कम करते जाना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे क्या माना जाएगा, परचेज वैल्यू माना जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट वाला वैल्यू का जो रूल है वो नहीं है तो इसको आप थोड़ा कम फेवर दे सकते हो। उसके बाद अगर कोई रिडीमेबल वाउचर है, टोकन है, कूपन है जिसको रिडीम किया जा सकता है, जिसको रिडीम करके कोई सामान खरीदा जा सकता है, तो वो जितना सामान उससे खरीदा जा सकता है उसकी मनी वैल्यू जितनी है ना उतना उसका वैल्यू सप्लाई होगा। मान लो मैंने एक वाउचर खरीदा 900 रुपीज में पर मैं उसको यूज कर सकता हूं 1000 रुपीज का सामान खरीदने में, तो इसका वैल्यू सप्लाई 900 नहीं होगा, इसका वैल्यू सप्लाई 1000 होगा। ठीक है, ये था रूल 32। अब आगे एक रूल 33 है जो अच्छा रूल है। वो क्या बोलता है, रूल 33 क्या बोलता है, मान लो इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि भाई राम नाम का बंदा है, उसको एक कंपनी बनानी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, वो किसके पास गया, डी के एसोसिएट के पास गया जो कि एक सीए फर्म है। तो इसको बोला कि भाई आप क्या करो हमारी कंपनी फॉर्म करवा के दो। तो इसके लिए बोला डीके एसोसिएट ने कि भाई ठीक है कंपनी फॉर्म करवा देंगे, हम आपसे 20,000 रुपीज चार्ज करेंगे। अब 20,000 रुपीज तो चार्ज करेगा ही, उसके साथ ही जब कंपनी फॉर्म होगी तो मामला कहां जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी फीस लगेगी कंपनी को रजिस्टर कराने की, तो वो फीस जो है ना वो डीके एसोसिएट एक्चुअल बेसिस पे रिकवर करेगा, एक्चुअल एमसीए फीस बेसिस पे रिकवर करेगा राम से। ठीक है, तो राम को एबीसी लिमिटेड फॉर्म करने की सर्विस दे रहा है डीके एसोसिएट, उसके लिए कितना पैसा चार्ज कर रहा है, 20,000। उसके अलावा एमसीए को जो भी फीस देनी पड़ेगी वो फीस भी वो एक्चुअल बेसिस पे क्या करेगा, राम से लेगा। तो मुझे बताओ इस एमसीए फीस के अगेंस्ट डीके एसोसिएट ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है क्या, नहीं करवाई। तो क्या सर ये वैल्यू सप्लाई का पार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट सर्विस तो किसने प्रोवाइड कराई, एमसीए ने। इसने तो सिर्फ क्या किया, एज ए एजेंट राम से पैसा कलेक्ट किया और एमसीए को पे कर दिया उसके बिहाफ पे, इसका तो उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ऐसे केस में ऐसी अमाउंट जो प्योरली रिइंबर्समेंट नेचर की है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर वो प्योर एजेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर देता है। तो सबसे पहले तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो सप्लायर है डीके एसोसिएट जो कंपनी फॉर्मेशन की सर्विस दे रहा है और जो राम है रेसिपिएंट। ठीक है, तो सप्लायर जो है वो प्योर एजेंट है, तो प्योर एजेंट के लिए कुछ कंडीशन है, कौन होता है प्योर एजेंट, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर वो प्योर एजेंट है और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसने एमसीए को जो फीस पे करी है एक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, तो वो क्या कंडीशन फुलफिल करती है प्योर एजेंट की, वो देखना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर इस जो फीस को है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। मान लो फीस थी 30,000,
पर मान लो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती तो 20,000 उसका खुद का और 30,000 वो, टोटल कितना हो जाएगा 50,000। पर अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, सिर्फ 20,000 होगा। अब मान लो यहां पे डीके एसोसिएट जो सीए फर्म है, चलो पहले कंडीशंस देखते हैं क्या है, ठीक है। प्योर एजेंट कौन होता है, सप्लायर हु हैज एंटर्ड अग्रीमेंट विद रेसिपिएंट टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट, जो उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर हुआ कि भाई मैं एज अ प्योर एजेंट आपका काम करूंगा। तो डीके एसोसिएट और राम का अग्रीमेंट हुआ है। जो डीके एसोसिएट जो सप्लायर है उसको उसकी गुड्स और सर्विसेज से कोई मतलब नहीं है, उसने रेसिपिएंट के बिहाफ पे जो एमसीए फीस पे करी है उससे क्या उसको कुछ फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ना ही उन गुड्स और सर्विसेज का वो यूज करता है सप्लायर। सप्लायर सिर्फ एक्चुअल अमाउंट रिसीव करता है। कहने का मतलब अगर यहां पे 30,000 की फीस पे की है तो वो 30,000 ही रिसीव करेगा, ना तो 1 रुपया एक्स्ट्रा ना 1 रुपया कम। अगर कर लिया तो ऐसे केस में वो प्योर एजेंट नहीं कहलाएगा। अब क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी सो दैट उस एक्सपेंस को जो प्योरली रीइंबर्समेंट नेचर का उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जा सके। तो क्या है, सबसे पहले जो पेमेंट की गई है सप्लायर के द्वारा वो ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट की गई है। भाई जो डीके एसोसिएट ने जो पेमेंट करी है वो राम के बिहाफ पे करी है, राम ने उसे ऑथराइज किया था, रेसिपिएंट ने सप्लायर को ऑथराइज किया था वो पेमेंट करने के लिए। और वो जो पेमेंट है वो इन एडिशन टू मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई क्या था, डीके एसोसिएट उसको फॉर्म का फॉर्मेशन करके दे रहा है जिसके लिए 20,000 चार्ज कर रहा है, उसके अलावा उसने पेमेंट करी है। एंड सप्लायर हैज शोन सच अमाउंट सेपरेटली इनवॉइस, और इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया। अब डीके एसोसिएट जब इनवॉइस इशू करेगा तो उसने मान लो दिखाया कंपनी फॉर्मेशन सर्विस 20,000, एमसीए फीस 30,000, तो ऐसे केस में 20,000 पे ही क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। बट उसने मान लो यहां पे टोटल 50,000 दिखा दिया तो ऐसे केस में पूरे 50,000 पे जीएसटी लग जाएगा, फिर वो एक्सक्लूड नहीं होगा। बट ध्यान रखना कि मान लो जो ये डीके एसोसिएट है वो कुछ पर्सनलाइज नेचर के एक्सपेंस करता है जो वो रिइंबर्समेंट लेता है राम से एक्चुअल बेसिस पे। मान लो उसने होटल में रुका उस काम को करने के लिए, या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ये चार्ज किए राम से एक्चुअल बेसिस पे, जितना खर्च हुआ ना उतना एक्चुअल बेसिस पे रिइंबर्समेंट लिया। बट मुझे एक बात बताओ, एक कंडीशन थी कि भाई खुद के लिए यूज नहीं करेगा, डज नॉट यूज सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जो पर्सनलाइज नेचर के एक्सपेंस है वो तो खुद के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में होटल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस ये सारे क्या है, एक्चुअल बेसिस पे भले ही रिकवर किए गए हो, ये पर्सनलाइज नेचर के एक्सपेंस है तो इन्हें हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा चाहे कितनी भी कंडीशन फुलफिल कर लो। उसके बाद ये जो है एयरपोर्ट लेवीज वाला ये फालतू सर्कुलर है, बता देता हूं कि भाई जो आप एयरपोर्ट को यूज करते हो उसके लिए एयरपोर्ट वाला जो ऑपरेटर होता है ना आपसे कुछ फीस लेता है जिसे बोलता है पीएसएफ और यूडीएफ। भाई पैसेंजर से फीस लेता है एयरपोर्ट यूज करने के लिए, बट क्या आपने कभी एयरपोर्ट ऑपरेटर को डायरेक्टली पेमेंट किया है, नहीं किया है। तो जब आप टिकट परचेज करते हो एयरलाइन से तो एयरलाइन ही ऑपरेटर के बिहाफ पे आपसे वो फीस कलेक्ट कर लेती है, एयरलाइन कलेक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो यहां पे जो पीएसएफ और यूडीएफ आपसे कलेक्ट किया गया है उसके लिए सर्विसेज किसने प्रोवाइड कराई है, जो एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहा है। तो उसके लिए टैक्सेबल भी किसके हाथ में होगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर के हाथ में होगा, ना कि जो एयरलाइंस वो कलेक्ट करके दे रही है, क्योंकि एयरलाइंस एज ए प्योर एजेंट काम कर रही है, वो सिर्फ कस्टमर से कलेक्ट करके और एयरपोर्ट ऑपरेटर को पैसा दे रही है। तो इसलिए इसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर, ना कि एयरलाइंस। बट हां एयरलाइंस इस काम को करने के लिए कमीशन चार्ज करेगी एयरपोर्ट ऑपरेटर से, तो ऐसे केस में उस कमीशन के ऊपर टैक्स किसे पे करना पड़ेगा, एयरलाइंस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद एक्सचेंज रेट की बात आती है कि अगर फॉरेन करेंसी वाला वैल्यूएशन कर रहे हो तो एक्सचेंज रेट कौन सी यूज करोगे। उसके लिए रूल 34 गाइड करता है, वो बोलता है कि अगर गुड्स का केस है तो जो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ने जो रेट नोटिफाई करी है वो आपका क्या हो जाएगा, रेट रिलेवेंट हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सर्विसेज वाला है तो सर्विसेज के केस में जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए रेट यूज करते हो वो वाला रेट आपके काम में आ जाएगा, गैप वाला, जनरल काउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को डील करोगे। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगा, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दी होगी तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होगा। तो आपको क्या करना है, समझो, मेरे से समझ लो, एक सीक्वेंस समझा देता हूं तो ये चैप्टर को करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो हमें क्या देखना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है। अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बात खत्म। अगर सप्लाई है
तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कहीं ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट तो नहीं है। उसके लिए हम एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे कि भाई कोई ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है। अब मान लो वो टैक्सेबल भी है, अब टैक्सेबल भी है तो मतलब अपने को क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स की रेट तो हमेशा क्वेश्चन में आपको दी गई होगी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। अब आपको क्या देखना है, आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को एसेस करना है। अब इसमें देखना है कि इसका जो सप्लायर है, इसका जो सप्लायर है एंड रेसिपिएंट है, ठीक है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। सबसे पहले तो आप क्या देख लो, वो कहीं ट्रांजैक्शन कोई नोटिफाइड सप्लाईज में तो नहीं आ रही, क्या कोई ट्रांजैक्शन वो नोटिफाइड सप्लाईज में आ रही है? अगर नोटिफाइड सप्लाईज में आ रही है तो ऐसे केस में आप कैसे डील करोगे, 31A, 31B, 31C, रूल 32, इनका यूज करके आप उसका क्या कर दोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर दोगे। अब मान लो वो नोटिफाइड सप्लाईज में नहीं आ रही, तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है कि भाई सप्लायर और रेसिपिएंट कौन है। सप्लायर और रेसिपिएंट अगर आपस में रिलेटेड पर्सन है, अगर आपस में रिलेटेड पर्सन है तो आप क्या लगा दोगे, रूल 28। अगर प्रिंसिपल एजेंट है तो क्या लगा दोगे, रूल 29 लगा दोगे। अगर मान लो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है तो आपको देखना है कि भाई ट्रांजैक्शन में क्या सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है या पैसे के अलावा भी कुछ इन्वॉल्व है। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो नॉर्मल सेक्शन 15 से डिटरमाइन हो जाएगा। अगर पैसा नहीं, कुछ और चीज भी इन्वॉल्व है तो क्या लग जाएगा, रूल 27 लग जाएगा, ठीक है। अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है, ना ही प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन भी है और प्रिंसिपल एजेंट भी है, तो क्या लग जाएगा, नॉर्मल सेक्शन 15 लग जाएगा। उसमें कुछ इंक्लूजन करने होंगे, कुछ एक्सक्लूजन करने होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब अगर रिलेटेड पर्सन हुआ तो रूल 28। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विस है, तो रूल 28 सब रूल 2 लगेगा, वरना क्या लग जाएगा, रूल 28 सब रूल 1 लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई को देखना है और उसमें जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगाओगे, रेट ऑफ टैक्स लगाओगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक इसका सेपरेट कॉन्सेप्ट है भाई प्योर एजेंट का। अगर प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहा हो तो वो आपको लगाना है और बाकी आपको करेंसी एक्सचेंज करने की नौबत नहीं आएगी। तो इतना आपके लिए वैल्यू सप्लाई चैप्टर है। बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बिंदास, विदाउट एनी जो हिचकिचाहट आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना।